हाँ, अच्छा जी, शुरू करते हैं। हमने लास्ट सेशन जो है वो वाइंड अप किया था डेटा को किस तरीके से, ओ सॉरी, प्रोजेक्ट स्कोपिंग के ऊपर। अब डेटा को किस तरीके से गैदर करना है, जहाँ से हमें शुरुआत करनी है। और हमारा पहला स्टेज हमारा मुकम्मल हो गया है। अब हम सेकंड स्टेज के ऊपर आ गए। और यहाँ पर किस तरीके से डेटा को गैदर करना है, किस तरह से कलेक्ट करना है, आइए शुरू करते हैं। Data gathering process involves finding data, reading it into a Python, and transforming it if necessary, and storing the data in a pandas data frame. यानी कि आप डेटा गैदरिंग के प्रोसेस के अंदर एक चीज तो आपके सामने आ रही है कि आप पांडास का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि आप पांडास के डेटा फ्रेम में इसको स्टोर कर रहे हैं। और हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। हम डेटा को कहीं से भी कलेक्ट करेंगे, कहीं से भी डेटा को कलेक्ट करके उसको पाइथन में रीड कराकर उसको ट्रांसफॉर्म अगर करनी पड़ेगी तो हमने ट्रांसफॉर्म करेंगे। एंड फाइनली उसको पांडास के डेटा फ्रेम में ही स्टोर करेंगे। तो पांडास के डेटा फ्रेम में कैसे स्टोर होता है, आइए उसको देखते हैं। फिलहाल शुरुआत करते हैं कि डेटा पहले आएगा कहाँ से और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। फाइनली आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पांडास डेटा फ्रेम बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले आपका जो स्टेज था वो तो था कि आपने प्रोजेक्ट को स्कोप कर दिया। अब आपका शुरू हो गया गैदरिंग। गैदरिंग में आपका पहला काम है ये कि आप पहले डेटा को ढूंढोगे कि डेटा चाहिए क्या। सही है। माइट बी पॉसिबल कि वो रॉ डेटा हो जो आप अपने मैनुअली खुद ही इस शेप में खुद ही बना रहे हो। माइट बी पॉसिबल कि वो डिक्शनरी की सूरत में या किसी लिस्ट की सूरत में या एरे की सूरत में आ रही हो। माइट बी पॉसिबल कि वो डाटा आपको कहीं सीक्वल सर्वर से मिल रहा हो या किसी एपीआई जेएसओन फाइल में या सीएसवी एक्सेल की फाइल्स में। तो आपको डाटा किसी भी शेप में मिल सकता है। आप उसको डाटा को रीड करवाओगे पाइथन के अंदर। उसके अंदर अगर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे अगर नेसेसरी है। और आप उस डाटा को फाइनली एज अ डाटा फ्रेम के तौर पे आप उसको स्टोर करा दोगे जो कि पांडास पे ही रीड किए जा सकते हैं। तो आपको पांडास की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। एंड देन आप बाद में पांडास के डाटा फ्रेम में उसको रीड करवा सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं कि डाटा कहाँ कहाँ से आता है। एक तो डाटा आता है आपके लोकल फाइल्स जो आपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखी हुई है। एक डाटा आता है आपका डेटाबेस, यानी कि सीक्वल सर्वर का या नो एसक्यूएल डेटाबेस। एक डाटा आपका आ सकता है वेब एसेस यानी वेबसाइट से एपीआई के थ्रू। तो आप डाटा अपने लोकल फाइल से भी लेके आ सकते हैं, लाइट सीएसवी, टेक्स्ट, एक्सेल फाइल, स्प्रेडशीट। डेटाबेस के अंदर नो एसक्यूएल एसक्यूएल दोनों जगहों से आ सकते हैं, इवन ग्राफ एसक्यूएल से भी आ सकते हैं। वेब एप्सिस के अंदर आप किस तरीके से वेब स्क्रैपिंग करते हैं, एचटीएमएल सीएसएस के थ्रू और एपीआई यानी जेएसओन फाइल, एक्सएमएल फाइल। तो आपके पास वैरायटी ऑफ सोर्सेज मौजूद हैं। Python is a great tool for data gathering due to its ability to read in and transform data coming from wide variety of sources and formats. Python के पास कैपेबिलिटी है कि एज कंपेरेटिवली किसी भी दूसरे टूल के मुकाबले कि वो वाइड वैरायटी ऑफ सोर्सेस को वहां से डाटा को कलेक्ट कर सकता है और ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड डाटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। अब आपको बताया था कि डाटा आपका तीन तरह का है। एक स्ट्रक्चर्ड डाटा वो है जो कि आपके रॉ और कॉलम की बेसिस के ऊपर है, यानी डेटाबेस सीक्वल सर्वर का और एक्सेल फाइल, एक्सेल की फाइल। एक है डाटा आपका सेमी स्ट्रक्चर जो कि लेट्स से जेएसओन फाइल है, एक्सएमएल फाइल है या सीएसवी फाइल है। सीएसवी फाइल जस्ट लुक लाइक एक्सेल लेकिन एक्चुअली में वो आपकी सेमी स्ट्रक्चर्ड होती। सीएसवी फाइल कहलाती है बेसिकली कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। अगर आपको लगता है कि सीएसवी फाइल एग्जैक्टली वही है जो एक्सेल की फाइल है, ऐसा नहीं है। लेट से मैं आप लोगों को एक फाइल दिखाता हूँ। फाइल हैगी आपकी, लेट से कस्टमर की फाइल है, सीएसवी फाइल है। अब ये सीएसवी फाइल जो है, लेट से अगर मैं उसको ओपन करता हूँ तो ये एक्सेल के अंदर ओपन होगी। तो एक्सेल जब उसको ओपन करता है, सीएसवी को रीड कराता है, तो एग्जैक्टली आपको उस तरीके से दिखाएगा जस्ट लाइक जैसे ये एक्सेल ही है। आपको उसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि ये एक्सेल की ही फाइल थी। और इजीली आप सीएसवी फाइल को बाद में एक्सेल के फॉर्मेट में भी लाना चाहें तो ला सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है।
लेकिन एक्चुअली में आपकी एक्सेल की फाइल अगर आप कभी उसको ओपन करो नोट पैड के ऊपर यानी किसी भी टेक्स्ट फाइल के ऊपर, तो आपकी एक्चुअली में जो टेक्स्ट फाइल होती है या सीएसवी फाइल होती है वो लुक लाइक दिस। एक्सेल उसको इस तरीके से ओपन कर रहा होता है कि आपको लगे कि वो एक्सेल है, लेकिन एक्चुअली में आपकी सीएसवी फाइल इस तरीके से स्टोर हुई हुई होती है। अगर आप कभी नोट करो तो आपकी इंटायर इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सेपरेटेड बाय कॉमा होती है, क्योंकि कॉमा सेपरेटेड फाइल है। इसके अलावा कोई और डिलिमीटर भी आप यूज कर सकते हो, और आपकी फाइल इस तरीके से स्टोर होती है। और ये आपकी नॉर्मली कम मेमोरी लेती है कंपैरेटिवली नॉर्मल एक्सेल फाइल्स के मुकाबले। तो डाटा स्टोरेज के लिए लोग सीएसवी यूज करते हैं, प्लस सीएसवी की कोई लिमिट नहीं। सीएसवी में मोर देन 1 मिलियन डाटा स्टोर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप उसको एक्सेल में खोलेंगे तो वो आपको सिर्फ 1 मिलियन का ही रिकॉर्ड शो कराएगा। तो मोर देन 1 मिलियन का रिकॉर्ड नहीं आता एक्सेल के अंदर अगर आप सीएसवी फाइल ओपन करें। लेकिन सीएसवी फाइल में मोर देन 1 मिलियन रिकॉर्ड आप सेव करना चाहे तो कर सकते हैं। इसको बाद में आप सीक्वल सर्वर पे या पाइथन पे या पावर क्यूरी में तीनों जगहों पे आप रीड कराना चाहें तो करा सकते हैं। यानी सीएसवी फाइल इसके अंदर 1 मिलियन से ज्यादा रॉस हो, वो डाटा आपका रीड करवाया जा सकता है। तो ये आप लोगों के लिए मैंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दी। दूसरा, एक्सेल फाइल जो होती है आपकी, जब आप उसको ओपन कर रहे होते हो, लेट्स से अब जैसे अगर मैं उसको नोट पैड के ऊपर उसको ओपन करता हूँ, अब ये मैंने नोट पैड के ऊपर ओपन किया, इसको मैंने जब कॉपी किया तो अब लेट्स से जो एक्सेल है, बेसिकली एक्सेल एक स्टेप आपके लिए पहले से करके रख देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सेल आपका ये वाला स्टेप पहले से करके दे देता है, आपको ये मैनुअली करना नहीं पड़ता। बेसिकली जब आप फाइल खोलते हो सीएसवी को, तो बेसिकली एक्सेल बिहाइंड द प्रोसेस वो उस स्टेज से गुजर रहा होता है, जैसे आपके सामने बिहाइंड द प्रोसेस वो उसको डिलीमीटर के बेसिस के ऊपर, उसको कॉमा सेपरेटेड की बेसिस के ऊपर उसको स्प्लिट कर रहा होता है, और आपके लिए वो इस तरह का कॉलम बना देता है जैसे आपको चाहिए। तो बेसिकली बिहाइंड द प्रोसेस एक्सेल का इस तरीके से होता है। आपको लगता है कि एक्सेल जो है वो डायरेक्टली इस तरीके से खोल रहा होता है, ऐसा नहीं है। बिहाइंड द प्रोसेस, बिहाइंड द स्क्रीन, जो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चल रहा होता है वो ये चल रहा होता है जो मैंने आपको दिखाया, कि वो आपकी इंटायर जो भी कंटेंट होता है उसको कॉपी करके इसके बिहाइंड द पिक्चर इसको कहते हैं टेक्स्ट टू कॉलम कर रहा होता है। अब वापस आ जाते हैं पाइथन पे। बेसिकली पाइथन भी ऐसे ही करेगा। पाइथन में आप उसको डिलिमीटर बताओगे और वो उसकी बेसिस के ऊपर उसको स्प्लिट करके आपके सामने टेबल ले आएगा। एक है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, जो कि नॉर्मली सीक्वल सर्वर या किसी भी स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में स्टोर नहीं होता। वो होता है डाटा लेक के अंदर। डाटा वेयर हाउसेज जो होते हैं उनमें आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ डाटा लेक में ही स्टोर हो सकता है। डाटा लेक जो है वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों को स्टोर करने की सलाहियत रखता है। डाटा लेक का कॉन्सेप्ट रिसेंटली विद इन लास्ट 5 इयर्स आया है। एसबीएल में भी 2018 में डाटा लेक आया था, और बड़े बड़े बैंक्स के अंदर भी रिसेंटली डाटा लेक बना है, बिल्ड हुआ है। डाटा लेक बनाने की वजह ये थी कि आपका बेइंतहाशा डाटा जो है वो जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका डाटा का स्केल बढ़ता जा रहा है, और आप स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड मुख्तलिफ सोर्सेज को स्टोर करते जा रहे थे। तो डाटा वेयर हाउसेज जो है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डाटा को ही सपोर्ट करता है, तो फिर आपको वहां पे डाटा लेक बिल्ड करना पड़ता है जहाँ पे आप अनस्ट्रक्चर्ड को भी डाटा को स्टोर करना चाह रहे हो, लाइक ऑडियो फाइल्स, जेपीजी फाइल, पीडीएफ फाइल्स, वीडियो फाइल्स। तो आपके पास बेइंतहाशा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कैप्चर हो रहा होता है आपकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू। तो उन्हें भी आपको स्टोर करना होता है। लेट से कस्टमर की इंफॉर्मेशन में, लेट से कस्टमर की जो पिक्चर है वो आपके कंपनी के सर्वर पे कहाँ स्टोर हो रही होगी। तो सर्वर पे अगर से डाटा लेक बना होगा तो ही वो पिक्चर वहां पे जाके स्टोर हो पाएगी। अदरवाइज स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस के अंदर यानी लेट्स लाइक सीक्वल सर्वर, वहां पे अनस्ट्रक्चर्ड कोई भी फॉर्मेट लाइक पिक्चर, वीडियो, ऑडियो फाइल रिकॉर्ड नहीं हो सकती। अच्छा, टू डू एनालिसिस डाटा नीड्स टू बी स्ट्रक्चर्ड एज अ टेबल। जब हम मशीन लर्निंग के ऊपर काम कर रहे होंगे तो मशीन लर्निंग अनस्ट्रक्चर्ड पे भी होती है, लेकिन हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड ही लेके चलेंगे। Structured as a table with rows and column. Most data sources are already organized in this way and we are ready for this. हम उसको एनालिसिस के लिए तैयार करते हैं। Unstructured data sources require additional transformations before doing analysis.
अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में बेइंतहाशा आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है, फिर जाके आप उसको मशीन लर्निंग के लिए रेडी कर पाते हैं। टू डू एनालिसिस इन पाइथन डाटा मस्ट रिसाइड विद इन अ पांडास डाटा फ्रेम। अगर आपको पाइथन में किसी किस्म की कोई एनालिसिस करनी है तो आपको एक पांडास का डाटा फ्रेम बनाना पड़ेगा, और आपका डाटा, इंटायर डाटा जो भी है वो पांडास के डाटा फ्रेम में ही स्टोर होना चाहिए। Data frame look just like a regular tables with rows and column but with additional features. External structured and semi-structured data can be read directly into a data frame. स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड जो है वो डायरेक्टली डाटा फ्रेम में स्टोर हो सकता है, हाँ अनस्ट्रक्चर्ड नहीं हो सकता। अच्छा, आपने अब तक जितना भी पाइथन में डाटा देखा है, या तो वो आपने लिस्ट की फॉर्म में देखा है, या आपने टपल की फॉर्म में देखा है, या आपने रेंज रेंज तो आप खुद ही जनरेट कर रहे हो, तो इसके अलावा आपने डिक्शनरी के फॉर्म में देखा है, और इसके अलावा आपने देखा है क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं सेट सेट या फ्रोजन सेट। सो बेसिकली अब हम बनाने जा रहे हैं टू डायमेंशनल डाटा, जो कि जस्ट लाइक एक्सेल की तरह है, और वो एक डाटा फ्रेम कहलाता है, और वो रीड होता है पांडास के अंदर। पांडास एक ऐसी लाइब्रेरी है जो नुम्पाई के ऊपर बिल्ड हुई है, और नुम्पाई आपका बाद में सी प्लस प्लस के ऊपर लिखा गया है। तो बेसिकली पांडास के अंदर कहते हैं एक फंक्शनलिटी मौजूद है कि वो किसी को भी डाटा को रीड कराकर पांडास के डाटा फ्रेम में स्टोर करा सकता है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि पांडास जो है वो पाइथन के ऊपर बिल्ड हुआ है, यानी कि numpy के ऊपर। सो बेसिकली पाइथन जो है वो जीरो इंडेक्स एनवायरनमेंट है, तो इसी वजह से पांडास का जो डाटा फ्रेम है उसकी पहली रॉ जो होती है वो जीरो इंडेक्स कहलाती है। सो बेसिकली पाइथन जीरो इंडेक्स एनवायरनमेंट है कंपैरेटिवली किसी दूसरे टूल के। नॉर्मली दूसरे टूल्स वन इंडेक्स एनवायरनमेंट होता है, पाइथन जो है वो आपका जीरो इंडेक्स एनवायरनमेंट है। तो डाटा फ्रेम के जो पहली रॉ और पहला कॉलम जो होता है वो जीरो इंडेक्स होता है। रॉ इंडेक्स जीरो यानी कि पहली रॉ, और कॉलम इंडेक्स जीरो मतलब ये कि पहला कॉलम। तो उसके अंदर आपको एक हेडर्स मिलेंगे जहां पर हर कॉलम की डाटा टाइप डिफाइन होती है कि कौन सा कॉलम क्या डाटा टाइप पर लिस्ट करता है, और एक तरफ आपको एक हिडन आपको एक रॉ इंडेक्स मिलेगा जो बेसिकली हिडन होती है, और आप उस रॉ इंडेक्स के थ्रू आप स्लाइसिंग कर सकते हो। तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया था कि आप इंडेक्स पोजीशनिंग कर सकते हो लिस्ट के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, टपल के अंदर, सेम वैसे ही आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग आप कर सकते हो पांडास के डाटा फ्रेम के अंदर। उसमें वही आपके कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे जो मैंने आपको पाइथन बेस के अंदर पढ़ाए थे। प्लस पांडास के अंदर आप फंक्शन भी बनाते हैं, लूप भी बनाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट भी बनाते हैं, आप बुलियन स्टेटमेंट भी पास करते हैं, मेंबरशिप टेस्ट भी पास करते हैं। आप सारी वो चीज़ें करते हैं जो मैंने आपको पांडास के सॉरी पाइथन बेस में आपको डिलीवर किया था। जो मैंने स्टार्टिंग की तकरीबन 11 क्लासेस मैंने डिलीवर की हैं तकरीबन 25 आवर्स का कंटेंट है। उसमें आपकी पाइथन की फाउंडेशन बन रही है, और जो आप बाद में अप्लाई कर सकते हो लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करते हुए दौरान में। तो होपफुली आपको जगह जगह आपको पाइथन बेस नज़र आएगी, और अगर आपकी वो अच्छी बिल्ड हुई भी है तो आपको आसानी से मेरे जो सिंटैक्स हैं जिनमें मैं लाइब्रेरीज यूज़ कर रहा हूँ वो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे। अच्छा, पांडास में जो मोस्ट पॉपुलर जो रीड कराने के मेथड्स हैं है तो बहुत सारे। आप सिंपली पहले तो जुपिटर ओपन कर लें। जुपिटर में आप एक असाइनमेंट के फोल्डर में एक इस तरह का फोल्डर बना के डाल लीजिएगा। मैंने इस तरह का फोल्डर ऑलरेडी एक जगह अपलोड कर दिया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फोल्डर कुछ इस तरह से अपलोड किया हुआ है, आप लोगों को फोल्डर नज़र आ जाएगा। मैंने एक क्या कहते हैं असाइनमेंट नाम से एक फोल्डर होगा आप लोगों के पास। सो बेसिकली असाइनमेंट नाम में अभी राइट नाउ पाइथन बेस आ रहा है, या एक मिनट मैंने आप लोगों के लिए पाइथन में असाइनमेंट्स में गए, डेटा प्रेप एंड ईडा। बेसिकली इस तरह का एक फोल्डर है जो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। डेटा प्रेप एंड ईडा में आप लोगों के पास तीन तरह के फोल्डर होंगे। तो बेसिकली एक फोल्डर है स्लाइड नोटबुक्स, यानी आपको अगर चाहिए कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको देखनी है कि जो मैं स्लाइड से आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी जो जुपिटर की प्रैक्टिस है वो आपकी यहाँ से हो सकती है।
यानी कि लेट से अभी मैं गैदरिंग पढ़ा रहा हूँ, तो गैदरिंग में जितना भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करवा रहा हूँ वो सारी यहाँ पे स्टोर हुई हुई है। इस तरह की चीज फर्स्ट टाइम है, मैंने पाइथन बेस में इस तरह की चीज नहीं डिलीवर करवाई, लेकिन यहाँ पर है। यहाँ पर इसके आपको आसानी ये हो जाएगी कि लेट से जो मैं डिमॉन्स्ट्रेशन करवा रहा हूँ, लेट से आगे जाके डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही होगी लाइक दिस, मैं जगह जगह आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करवा रहा होता हूँ, जगह जगह आपको इस तरीके से बता रहा होता हूँ कि किस तरीके से आप क्या लिखोगे, क्या आप प्रोसेस करो। सो बेसिकली वो सारी आपकी जुपिटर की फाइल्स यहाँ पर बनी हुई हैं। तो बेसिकली मैं गैदरिंग पे काम कराऊंगा, क्लीनिंग पे, ईडा के ऊपर, और मॉडलिंग की प्रिपेयरिंग। बेसिकली चार ही हमारी फाइल्स हैं, चार ही हमारे सेक्शन हैं। तो चारों सेक्शंस की जो स्लाइड नोटबुक्स हैं वो यहाँ पर हैं, यानी जो भी मैं डिमॉन्स्ट्रेशन कराऊंगा उसकी फाइल यहाँ पर बनी हुई है। सेकंड, एक है डाटा। जो भी डाटा मैं अभी यूज कराऊंगा, मैं आपको एक्सेल, सीएसवी फाइल, इसके अलावा टेक्स्ट फाइल, पीकेएल फाइल, पीकेएल भी एक एक्सटेंशन है, इसके अलावा डीबी यानी डेटाबेस सीक्वल सर्वर का, इसके अलावा जुपिटर की फाइल, और भी इसमें जितने भी तरह के जो फॉर्मेट्स आ रहे हैं वो सारे फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। और ये डाटा की फाइल है। और बेसिकली ये डाटा की जो फोल्डर है, बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी फॉर्मेट्स की फाइल्स हैं। यही फाइल्स हम प्रैक्टिस के दौरान में इनके ऊपर काम करेंगे, इन्हें इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी आप डाउनलोड करके रख लें अपने पास। अच्छा, असाइनमेंट नोटबुक। असाइनमेंट नोटबुक में मैंने हर सेक्शन के असाइनमेंट्स आपको यहाँ पे डाले हुए, एक फाइनल प्रोजेक्ट भी डाला हुआ है। अच्छा, दूसरा, सॉल्यूशन के अंदर आपको हर सेक्शन के असाइनमेंट्स का सॉल्यूशन नज़र आ जाएगा। मैंने हर असाइनमेंट का यहाँ पे सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है, आपको अगर उसका सॉल्यूशन देखना हो तो सॉल्यूशन भी नज़र आ जाएगा। और इसके अलावा ये असाइनमेंट के सारे आपके असाइनमेंट्स हैं। तो आप इन सारे असाइनमेंट्स को डाउनलोड करके, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जैसे पाइथन बेस के लिए किया था, सेम वैसे ही आप इसके लिए भी करेंगे। आप डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना के डाल दें असाइनमेंट्स के नाम से, और उसमें फिर आप क्या करेंगे, लेट से मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है डाटा प्रेप ईडा, मैंने थोड़ा सा क्लासीफाई किया हुआ है अलग से किया। तो आपने भी इस तरह से एक फोल्डर बना दिया, उसमें ये तीनों फोल्डर आ रहे हैं, डेटा, स्लाइड बुक्स, नोटबुक्स। अब डेटा क्या होगा कि डेटा आप कभी भी रीड कराना होगा तो आपके पास विद इन इस फोल्डर के अंदर ही एक डेटा का फोल्डर होगा। असाइनमेंट नोटबुक जो है वो आपके, लेट से ये सारी असाइनमेंट्स हैं आपकी, जो भी असाइनमेंट्स आप सॉल्व करोगे, और जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन करवा रहा हूँ उनकी फाइल्स ये रही चारों की। सो बेसिकली आप इस तरह का एक फोल्डर बना के अपने पास डेस्कटॉप पे किसी लोकेशन पे आप डाल दोगे, ताकि इजीली आप नेविगेट कर सको थ्रो, ये तो क्लाउड है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। आप इजीली नेविगेट कर सकते हो जुपिटर के अंदर। तो जुपिटर में लेट से ई डाटा प्रेप ईडा इस तरह का एक फोल्डर है, डाटा का फोल्डर ये रहा। मैं जो भी फाइल यूज तो आते हैं यूज करवाऊंगा वो मैं इस तरह का पाथ देके यूज करवा सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये लोकेशन पाथ आ रहा है, डेस्कटॉप, असाइनमेंट, डाटा प्रेप ईडा, डाटा। तो कोई भी फाइल मुझे रीड करानी होगी मैं इस तरीके से रीड करा दूंगा। और असाइनमेंट नोटबुक ये रहे, कोई भी असाइनमेंट सॉल्व कराना होगा मैं असाइनमेंट यहाँ से सॉल्व करूंगा। सोल्यूशन वैसे मैंने अपलोड किए हुए हैं, और जो डिमॉन्स्ट्रेशन करवा रहा हूँ उनकी फाइल्स यहाँ नज़र आ जाएंगी। तो लेट्स से अगर मैं अभी आपको गैदरिंग पे काम करवा रहा हूँ, तो गैदरिंग के लिए ये इस तरह का आपके पास, मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया हुआ है तो आपको, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेट्स से यहाँ पर आपको जितनी भी मैं डिमॉन्स्ट्रेशन करवाने जा रहा हूँ वो सब कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है। ये आपको सारा यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब लेट से मैं आपको जो चीज़ बताना जा रहा था वो ये था कि लेट से सबसे पहले तो आपको एक सिंटेक्स पास करना पड़ेगा, और वो है इम्पोर्ट पांडास एस पी डी। बेसिकली आप कोई भी काम करेंगे, आपको पांडास के ऊपर काम करने से पहले सबसे पहले आपको इम्पोर्ट पांडास एस पी डी करना पड़ेगा। अगर आप आखिर में ये ना लिखें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां पर भी फिर आप लाइब्रेरी को कॉल करोगे आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए आप इसका बहुत ही कोई छोटा सा नाम दे दें। पी ना लिखे सिंगल, बल्कि दो अल्फाबेट का शॉर्ट बनाया जाता है। कभी भी ये ना कि आप कोई एक वेरिएबल बनाने जा रहे हैं पी, ओ बाद में पांडा से ओवरराइट हो गया, तो हमेशा उसको कोई ऐसा वर्ड दें जो बाद में ओवरराइट ना हो। आप दो अल्फाबेट्स का एक कॉम्बिनेशन बना लें, और ये बन गया आपका पीडी। तो आपने पांडास एसपीडी, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग
और दूसरे लाइब्रेरीज का भी शॉर्टकट बना लेते हैं कि लेट्स एस इम्पोर्ट numpy एस एन पी। उसके बाद आपने एक और लाइब्रेरी का शॉर्टकट बना लिया, लेट्स से सी बॉर्न आपकी लाइब्रेरी है, तो आपने यहाँ पर इसका एक शॉर्टकट बना लिया। तो इट्स मीन्स के किसी भी लाइब्रेरी का शॉर्टकट बनाना हो तो आप इजीली यहाँ पर उसको ऐसा इंटुइटिव नेम दे सकते हैं जिससे उसका शॉर्टकट बन सके, ताकि बाद में कभी भी उस लाइब्रेरी को लेट्स से अगर आप कॉल करते हैं तो वो उसके इंट्यूटिव नेम के तौर पे कॉल किया जा सकते हैं, इंस्टेड के आप उसको प्रॉपर उसका फुल नेम आप उसको यहाँ पर दें। तो फुल नेम से आप जो है वो बच जाते हैं और आपका टाइम जो है थोड़ा सा सेफ हो जाता है। अच्छा खैर, इसको मैंने रन कर दिया और ये आपके सामने रन हो रहा है। लेट्स से अब ये रन हो गया। अब बाद में कभी भी आपको पूरा नाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब लेट्स हमने यहाँ पे पीडी दिया, पीडी के बाद लेट्स से मैं यहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा है रीड। अब आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने तरह के आपके पास ये रीड करने के मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके पास मेथड्स आ रहे हैं। आप एस पी एस एस, सेस, स्टेटा, एसक्यूएल टेबल, पिकल, एक्सेल, सी एस वी, मुख्तलिफ जगहों से आप उसको रीड करवा सकते हो। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, आप जो है लेट्स से अगर रीड सीएसवी कर रहे हो, लेट्स से हमने रीड सीएसवी का हमने मेथड लिया, तो रीड सीएसवी के अंदर लेट्स से हमें फाइल की लोकेशन देनी है और वो देनी है हमें स्ट्रिंग के अंदर। अब अगर चे लेट्स से ये फोल्डर है, अब अगर चे इसी फोल्डर के अंदर ही ये फाइल मौजूद है तो ये रीड कर लेगा। लेट्स से मैंने इसको रीड किया और ये बता रहा है फाइल नॉट फाउंड। तो बेसिकली ये असाइनमेंट किस फोल्डर में है मैंने आपको अभी थोड़ी देर में पहले बताया। असाइनमेंट जो है जो मैंने अभी लोड किया है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे रनिंग लिखा हुआ आ रहा है, क्या इस फोल्डर में असाइनमेंट मौजूद है? नहीं। सॉरी, डाटा की फाइल की बात हो रही है। क्या इस फोल्डर में डाटा की फाइल मौजूद है? फाइल मौजूद नहीं। हाँ, अगर मैं ये फाइल उठा के इसी फोल्डर में डाल दूं, जिस फोल्डर से मैं जुपिटर की फाइल को रन कर रहा हूँ, गौर से देखें, मैं अभी राइट नाउ ये वाली फाइल ओपन करके बैठा हुआ हूँ, सेक्शन 4 गैदरिंग डाटा कोड। राइट नाउ मैं इस वाली फाइल को ओपन करके बैठा हुआ हूँ, राइट नाउ ये फाइल रन हो रही है। तो ये जिस फोल्डर से रन हो रही है, अगर उसी फोल्डर में वो वाली फाइल डाल दूँ, फाइल कौन सी डालनी है भाई? फाइल डालनी है कोर्स ऑफरिंग। कोर्स ऑफरिंग के नाम से देखते हैं कौन सी फाइल है भाई। डाटा में गए, कोर्स ऑफरिंग के नाम से कोई फाइल देखी, कहाँ पर आ रही है? ये आ रही है, कोर्स ऑफरिंग अंडर स्कोर होगा मेरे ख्याल से, और CSV फाइल है एग्जैक्टली। तो हमने क्या किया, हमने इस फाइल को कॉपी किया और इस फोल्डर में डाल दिया, क्योंकि इसी फोल्डर से वो जुपिटर की फाइल ओपन हुई है। तो अगर हमने उसी फोल्डर में डाल दें तो फिर हमें सिर्फ एग्जैक्टली उस फाइल का नाम लिखेंगे विद एक्सटेंशन, हमें एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा, तो हम इसको रीड करा सकते हैं, हमें उसका फुल पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट से मैंने इसको रन किया और ये रन हो गया। इट्स मीन्स के अगर वो फाइल अगर वो फाइल उसी फोल्डर में है तो फिर आपको कोई पाथ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर चे वो उस फोल्डर में नहीं है तो फिर आपको उसका प्रॉपर पाथ देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो लेट्स से वो जो आपका क्या कहते हैं फोल्डर है, वो है आपका इस तरह का फोल्डर है, वो है डाटा के अंदर। तो बेसिकली उसका अगर मैं पाथ उठाऊं तो मैं उठाता हूँ, लेट्स से मैंने सिक्योरिटी में गया, डिटेल्स में गया, सॉरी सिक्योरिटी में, और ये मैंने पूरा पाथ उठा लिया। इस पूरे पाथ को मैंने कॉपी कर लिया, मैं इधर आया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि मेरा पाथ, इसको थोड़ा सा अगर मैं जूम आउट कर दूं तो शायद आपको नज़र आने लगे कि मैं लिख के आ रहा हूँ। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पूरा मुकम्मल इसका पाथ मैंने यहाँ पे लिख के डाल दिया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब इसके अंदर अगर आप एक चीज़ नोट करें कि लेट से मैंने अपना पूरा पाथ डाला और पाथ में यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सारी चीज़ें आ रही, इसको पाइथन क्या समझ सकता है? लेट से अगर मैं इसको रन करके देखूं, तो लेट से मैंने इसको यहाँ पे रन किया
और अब वो उसको एरर दे रहा है। वो कह रहा है कि ये मैं समझ नहीं पा रहा है कि ये पाथ आप क्या दे रहे हैं। तो बेसिकली जब कभी पाथ पूरा मुकम्मल दिया जाता है तो आपको पाथ देने के लिए आर लगाना पड़ेगा। जस्ट लाइक जैसे आप कोई भी चीज़ रन करते हैं तो विंडोज आर क्लिक करते हैं तो उस तरीके से आपका रन ओपन हो जाता है। गौर से देखें, जब भी कभी आप विंडोज आर क्लिक करते हैं तो आपके पास रन आ जाता है। जैसे मैंने विंडोज आर पे क्लिक किया और ये रन के ऊपर मैं आ गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी इसको इसी तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम फला लोकेशन के ऊपर जाओ रन करके। तो आप बेसिकली आर लिखेंगे तो ही जाके ये उसको उठाएगा। लेट्स से मैंने इसको रन किया तो उसने इसको रीड कर लिया। अगर मैं यहाँ से आर हटा दूँ और सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से लिखूंगा तो ये रन नहीं होगा। आप यहाँ पे आर लिखेंगे और ये आपका रन हो गया। एक तरीके कार तो आपके पास ये। अब दूसरा तरीकेकार बता देता हूँ। दूसरा तरीकेकार ये है, जैसा गौर से देखें। आप राइट नाउ जिस फोल्डर के अंदर हैं वो फोल्डर ही आपका डिफरेंट है। वो है असाइनमेंट का फोल्डर। तो अब आपको जाना है एक स्टेप पहले। आप असाइनमेंट के फोल्डर से वापस इस फोल्डर में जाएंगे। गौर से देखें, डेटा प्रेप ईडा, आप इस फोल्डर में जाना चाह रहे हैं एक स्टेप पहले। तो अगर आप एक स्टेप पहले जाना चाह रहे हैं तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गौर से देखें। अगर जैसे अगर आप डेटा प्रेप ईडा लिखेंगे एंड देन फिर डेटा लिखेंगे और कोर्स ऑफरिंग, अगर आप इसको इस तरीके से रन करना चाह रहे हैं और आर आप हटा दें, क्योंकि अब आर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से रन करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा कि ये डेटा प्रेप ईडा आपका पेरेंट फोल्डर है। सो बेसिकली आपको इसका नाम देने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा कभी भी पेरेंट फोल्डर का नाम देना होगा, आप हमेशा उसको इस तरीके से देंगे। ये तरीकेकार है आपका पेरेंट फोल्डर को लिखने का। आप कभी भी पेरेंट फोल्डर लिखेंगे तो आपको इस तरीके से देना है। तो लेट से आपके असाइनमेंट का जो फोल्डर है वो बेसिकली डेटा प्रेप ईडा के अंदर स्टोर हुआ है। गौर से देखें, इस फोल्डर का जो पेरेंट है, स्लाइड नोटबुक्स हमने ओपन की हुई है, इस फोल्डर का जो पेरेंट है वो राइट नाउ डेटा प्रेप ईडा है। डेटा प्रेप ईडा के अंदर स्लाइड नोटबुक्स के अंदर ही ओपन हुआ था। सो बेसिकली आप क्या करेंगे, आप सिंपली अपने पेरेंट फोल्डर का जिक्र देंगे इस तरीके से। आपने इसका नाम दिया, उसके बाद आप बताएंगे कि भाई उसके अंदर मौजूद एक डेटा नाम से फोल्डर है, उसके बाद कोर्स ऑफरिंग नाम से फाइल है। आप इसको रन करेंगे और लेट्स से एक मिनट, ये मैं बेसिकली आप इसको आप चेंज कर दोगे। राइट नाउ पहले ये इस तरीके से लिखा हुआ था, क्योंकि हमने जो पाथ कॉपी किया था इस फोल्डर से, डाटा के अंदर से, इस फाइल से हमने जो पाथ कॉपी किया था वो बेसिकली उसके अंदर जो हमारे पास स्लैश आ रहा होता है वो हमारे पास इस तरह से आ रहा होता है। तो आप फॉरवर्ड से बैकवर्ड स्लैश पे चले जाओगे और आप इसकी जगह इस तरीके से लिखोगे। तो अगरचे आप अपने पेरेंट का नाम अगर आप दो इस तरीके से डॉट डॉट, और आपने दिया लेट्स से डायरेक्टरी, आपने बताया कि एक डायरेक्टरी पहले जाना है डॉट डॉट, और आपने इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश दिया एंड देन फिर आपने डाटा नाम दिया, फिर अगेन फॉरवर्ड स्लैश एंड अगेन आपने यहाँ पे फाइल का नाम दिया। अगर आप उसको इस तरीके से रीड कराओगे तो इस मीन्स की इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं। मतलब ये कि वो अपने एक डायरेक्टरी ऊपर जाएगा और उसका आप नाम मेंशन नहीं करोगे। आपने सिर्फ एक डायरेक्टरी ऊपर गए और उसके बाद आपने लेट से डाटा लिखा, उसके बाद फाइल का नाम आ गया। इट्स मीन्स कि अब अगर से फाइल बिल्कुल ही ऊपर है, लेट से आप गौर से देखें, फाइल जो है कोर्स ऑफरिंग के नाम से वो मैं उठा के डाल देता हूँ। लेट से अब यहाँ पे उठा के डाल रहा हूँ आपके डेस्कटॉप पे। अब गौर से देखें कि वो एक्चुअली में फाइल अब डली हुई का है। गौर से देखें, अब मैं डेस्कटॉप में आऊँगा तो डेस्कटॉप में मुझे वो फाइल नज़र आएगी, और गौर से देखें वो फाइल आपको यहाँ नज़र आ रही है कोर्स ऑफरिंग के नाम से। अगरचे मैं इस फाइल का, अगरचे मैं लेट से नाम उठाऊं, कोई से कॉपी लिंक एड्रेस आ रखा है, तो ये गौर से देखें ये डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर है। और राइट नाउ मैंने लेट से यहाँ पर जो फोल्डर बना के डाला हुआ है वो बना के डाला हुआ है डेटा प्रेप ईडा, उसके अंदर स्लाइड नोटबुक, उसके अंदर ये फाइल ओपन की हुई। तो बेसिकली अगर मुझे पेरेंट में जाना होगा तो एक पेरेंट मेरा ये रहा, दूसरा पेरेंट मेरा ये रहा,
फिर तीसरा पेरेंट है मेरा ये रहा, यानी मैं 3 दफा बैकवर्ड जाऊंगा। तो मैं फिर अपने पेरेंट्स का अगेन जब जब नाम दूंगा, मैं इसी तरीके से इसको कॉपी करता रहूंगा 3 दफा। 3 दफा मैं कॉपी करूंगा एंड देन फाइनली मैं डाटा फोल्डर से उठकर गया डाटा प्रेपीडिया में, डाटा प्रेपीडिया में उठकर गया असाइनमेंट में, असाइनमेंट से उठकर गया डेस्कटॉप में। अब डेस्कटॉप के अंदर वो डायरेक्टली वो फाइल पड़ी हुई है कोर्स ऑफरिंग के नाम से। बेसिकली मैं 3 पेरेंट ऊपर गया और उसके अंदर डायरेक्टली फाइल पड़ी हुई है डाटा के नाम से, कोई फोल्डर नहीं। वो फाइल डायरेक्टली पड़ी हुई है, गौर से देखें। तो वो फाइल डायरेक्टली उस डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर है, लेकिन डेस्कटॉप फोल्डर कितना बैक है, गौर से देखें। एक पेरेंट बैक गया, उसके बाद दोबारा एक पेरेंट बैक गया, उसके बाद दोबारा पेरेंट बैक गया, और मैंने अब उसको रन किया, ये रन हो गए। इसका मतलब ये कि आपको अगर चाहिए बैक 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 जाना हो, आप बैक बैक जा सकते हैं। प्लस अब आपने यहाँ पे इस फाइल को उठाया और एक नई फोल्डर पे बना के डाल दिया। डेस्कटॉप में आपने फोल्डर बना दिया ABC और उस फाइल को उठा के आपने वहां डाल दिया। जब आप उसको रन करोगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये फाइल है ही नहीं। अब आप यहाँ पे उसको अलग से एक बात बता सकते हो कि भाई वो हम 3 पेरेंट पीछे गए, 3 पेरेंट पीछे जाने के बाद डेस्कटॉप पर फोल्डर पे आ गए, तो उसके बाद फिर हम अपना फोल्डर बताएंगे कि ABC फोल्डर के अंदर वो फाइल पड़ी हुई है। तो आपने बोल दिया कि भाई ABC के अंदर वो फाइल पड़ी हुई है और आपने उसको रन कराया, ये रन हो गए। इसका मतलब ये कि आप फर्दर उसको अपने पास से नेविगेट करा सकते हैं, बैकवर्ड लेके जाकर अपनी मर्जी से फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कहानी को एकदम से यू टर्न लेना हो, एकदम से पीछे जाके आपको अगेन दूसरा नेविगेशन करानी हो, वहां से करा सकते हैं। किसी की शेयरिंग फोल्डर पाथ है, वहां से फाइल रीड करानी है, वहां से भी करा सकते हैं। और अगर आपकी जुपिटर की फाइल उसी फोल्डर में ही वो फाइल डली हुई है, लेट से मैं जहां पर समझा रहा हूँ, मैंने अगरचे उसी फोल्डर में ही कोर्स ऑफरिंग की फाइल प्लेस कर दी, उसी फोल्डर में जहां पे नोटबुक खुली हुई है, लेट से वापस आया, नोटबुक इस फोल्डर में डली हुई है, मैंने कोर्स ऑफरिंग की फाइल उठा के यहाँ डाली, और अब मैं इसको रन करा रहा हूँ, तो ये रन हो गया। इसका मतलब ये कि मुझे कोई भी पाथ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे फिलहाल मैं किसी भी पाथ को उसकी सिक्योरिटी में जाकर, यहाँ पर गया प्रॉपर्टीज में, और सिक्योरिटी में जाकर इसका पूरा पाथ कॉपी किया, और शुरू में मैं R लगा दूंगा जैसे मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से भी फाइल रीड करा सकता हूँ। उम्मीद है आपको किसी हद तक क्लियर हो गया होगा। सेम इसी तरीके से एक्सेल की फाइल भी रीड होती है, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। फिलहाल अभी मैंने आपको सिर्फ रीड करने का तरीका बताया कि किस किस तरीके से आप रीड करवा सकते हैं। नो, वापस आ जाते हैं। तो बेसिकली आपके पास 3 तरह के मेथड्स हैं। अब बिल्कुल बैक पे आ जाते हैं। आपके पास 3 तरह के मेथड्स हैं, एक रीड CSV का मेथड है, एक रीड एक्सेल का मेथड है, एक रीड JSON फाइल का मेथड है। ये तीनों मेथड्स के जरिए आप तीनों डिफरेंट एक्सटेंशन की फाइल्स को रीड करा सकते हैं। उसको रीड कराने के लिए आप किस किस तरीके से मुख्तलिफ फाइल्स को नेविगेट कर सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया। और तीनों मेथड्स में शुरू में आपको लाइब्रेरी का नाम देने की ज़रूरत है। और अगर आपने शुरू में ही लाइब्रेरीज का एक शॉर्ट एक एलियास बना लिया है, इंटुइटिव एलियास, तो आप बाद में उसको कॉल कर सकते हैं उस एलियास को यूज़ करके। तो ये एक चीज़ मैंने आपको बताई। अब रीड CSV जो मैं इतनी देर से आपको बता रहा था, अब उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। मैं इतनी देर से आपको सिर्फ पहला पहला पैरामीटर ही पास करवा रहा था। फाइल पाथ जो है वो उसका कंपलसरी पैरामीटर है, यानी कि ऑप्शनल नहीं है, आपको हर हाल में देना ही देना है। उसके बाद जो पैरामीटर्स हैं वो उसके ऑप्शनल है। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी लास्ट, अगर आपने पाइथन के अगर आपने बेस पढ़ा हो आपने, तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि आप किसी भी मेथड के आगे, किसी भी फंक्शन के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो वो आपको उस फंक्शन के बारे में बताता है। लेकिन उससे पहले आपको लाइब्रेरी का नाम भी लगाना पड़ेगा जिस लाइब्रेरी का वो फंक्शन है। लेट से मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया और इसने उसका पूरा डॉक स्ट्रिंग ओपन कर दिया, बता दिया कि किस में क्या हो रहा है। डॉक स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हर चीज़ के बारे में वो आपको यहाँ बता रहा है। और प्लस अगर आपको इस लाइब्रेरी के फंक्शन के बारे में मजीद जानना हो तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। फिलहाल रीड डॉट PD.read_CSV ये आपका एक फंक्शन है, CSV फाइल के लिए यूज होता है। इसमें सबसे पहला पैरामीटर आपका फाइल पाथ है। फाइल पाथ के अलावा सेकंड पैरामीटर है SEP, सेपरेटर।
उसके बाद डिलिमीटर, हेडर, नेम्स, इंडेक्स कॉलम, यूज कॉल, सीक्वेंस, प्रीफिक्स। अब इस तरीके से आपको बहुत सारे आपको यहाँ पर उसके नज़र आ रहे होंगे इनसाइड जो उसके पैरामीटर है। अब एक ही पैरामीटर कंपलसरी है, वो है फाइल पाथ। अगर आप खाली फाइल पाथ भी बता दें उसको कि भाई फाइल पाथ जो है, मैंने इसको बताया कि भाई तुम्हारा फाइल पाथ ये रहा, अगर मैं इसको खाली से यही फाइल पाथ दे दूं तो भी वो उसको रन कर देता है। मैंने उसको रन किया, ये रन हो गया, ये आपके सामने ये इसका रिजल्ट आ रहा है। गौर से देखें, ये इसका रिजल्ट ला के दिखा रहा है। और इसके अंदर आपके पास जितने भी तरह के पैरामीटर्स हैं, जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो एक ही, और वो है फाइल पाथ। बाकी सारे पैरामीटर आपके ऑप्शनल है। अब कौन से पैरामीटर में क्या क्या डल सकता है, क्या है, अब ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे। वैसे मैं आपको इसके तकरीबन कोई लेट से कोई इसमें 20 25 50 पैरामीटर आ रहे हैं, तो मैं आपको उसको बहुत ही बेसिक बेसिक पैरामीटर कवर करवाऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है समझना। बाकी ज़रूरी नहीं कि आपको एक एक पैरामीटर के बारे में पता हो। प्लस किसी भी फंक्शन को आपको स्टडी करना हो, आप रीड CSV, जैसे ये फंक्शन है, आप गए, आपने लेट से यहाँ पे लिखा पांडास रीड CSV। अब आपने लेट से गूगल किया तो उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आ गई इसकी अपनी वेबसाइट से, ये आपने लेट से इसको ओपन कर लिया। उसके बाद लेट से W3 स्कूल और Geek4Six इन दो जगहों में भी इसके बारे में मिल रहा है, या और किसी लेट से किसी आर्टिकल में, लेट से टूवर्ड डेटा साइंस, ये भी एक ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट है। इसमें तो आपको उसकी प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन मिल जाएगी, ये किस तरीके से रीड कराया जा सकता है। तो ये आप पूरा उसको स्टडी कर सकते हैं। लेट से आपको यहाँ पे इसका कोड भी मिल जाएगा, और लुक लाइक दिस किस तरीके से दिखता है ये एक छोटा सा आर्टिकल बना हुआ है। इसके अलावा आपको जीक फॉर सीक, इसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया था कि जीक फॉर सीक एक अच्छी वेबसाइट है, सीक्वल सर्वर की जब प्रैक्टिस करवा रहा था। तो सेम पांडास के लिए भी इसमें आपको तरह तरह की बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी। फिलहाल ये जीक फॉर सीक के अंदर भी है, W3 स्कूल में भी आपको इसके बारे में मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिलहाल इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो है, जो ये मैंने ओपन की हुई है, यहाँ पर आपको इसके पूरा कंप्लीट ये पता चल जाएगा भाई कितने तरह के फंक्शन है, कितने तरह के सॉरी पैरामीटर है। अब किस पैरामीटर में डलता किया है, ये आपके सामने पहला पैरामीटर आ रहा है। उसके बाद हर पैरामीटर का कोई ना कोई डिफॉल्ट आ रहा है कि डिफॉल्ट उसमें डला हुआ क्या होता है, और वो पैरामीटर ऑप्शनल है या नहीं है, वॉट एवर जो भी। तो बहुत सारे पैरामीटर जो है आपके आर्गुमेंट जो है वो आर्गुमेंट बाद औकात डिफॉल्ट होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन में किसी आर्गुमेंट में आप डिफॉल्ट डाल सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू, जिससे ये होगा कि फिर वो उसको उस हिसाब से ही लेके चलेगा। अगर आप वो नई भी वैल्यू पास कराएं तो वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू को पास कर देगा। तो मैंने आपको एक ये चीज़ बताई थी। तो डिफॉल्ट वैल्यू को पास कराने के लिए फंक्शन में ही डिफॉल्ट वैल्यू वो पास हुई भी होती है। आप अगर से उसको पैरामीटर पास नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका डिफॉल्ट उठा लेगा। इस तरह आपको और बहुत सारे पैरामीटर्स आर्गुमेंट नज़र आ रहे हैं, और ये सारे आर्गुमेंट जो हैं आप अगर से लेट से अगर आप उनको उनके नाम से कॉल करना चाह रहे हैं, नाम से कॉल से कर सकते हैं। बाकी अगर पोजिशनल के हिसाब से चलेंगे तो पोजिशनल में पहले फाइल पाथ है, तो आपको फाइल पाथ पहले देना पड़ेगा। तो लेट से जब फंक्शन लिखते हैं यहाँ पर, तो लेट से अगर मैं यहाँ पे फाइल पाथ लिखता हूँ तो फाइल पाथ और बफर ये इस आर्गुमेंट का नाम है बेसिकली। अब अगर ये मुझे बाद में लिखने का ख्याल आ रहा है कि यार मैं ये बाद में लिखूंगा, पहले मैं बताऊंगा कि भाई इसके हेडर जो हैं वो क्या करने हैं। तो आपने लिखा कि भाई हेडर जो है मैं इन्फर करना चाहूँ, इन्फर से मुराद ये है कि इसके हेडर इसके अंदर मौजूद है। और अगर चाहे हेडर इसके अंदर मौजूद नहीं है तो मैं इसमें दूसरा ऑप्शन भी रन कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने इसको रन किया और ये इस तरह से आ गया। अगर चाहे मैं इसके अंदर इस तरीके से नहीं लिख रहा, मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई फॉल्स है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, लेट से हेडर जो है वो फॉल्स कर दूं मैं, अगरचे मैं हेडर यहाँ पे नन डाल दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इन्फर नहीं लिख रहा, इन्फर जो है वो डिफॉल्ट होता है। अगर मैं हेडर नहीं भी पास करूं तो ऑटोमेटिकली उसको इन्फर कर देगा। इन्फर का मतलब होता है
कि वो बेसिकली आपके हेडर के नेम्स को उठा लेता है। इन्फर से मुराद है कि वो उसके हेडर के नेम्स को ऑटोमेटिकली उठा लेगा, अगरचे लेबलिंग हुई भी होगी तो। और अगरचे नहीं हुई भी तो फिर आप यहाँ पर आगे मेंशन कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। लेट्स अगर आपको हेडर नहीं उठाने, तो हेडर्स को वो 0 रॉ के अंदर ले आया, और उसके बाद लेट्स से आपने हेडर के नाम अब उसने ऑटोमेटिकली 0 1 2 कर दिया। या लेट से आप उसको इंटीजर दे रहे हैं कि भाई वो इंटीजर जो है या आपने उसको लेट से कोई भी पास करा सकते हैं कि भाई ए के अंदर लिखा हुआ है, अब एक वेरिएबल है, तो आपने अगर अच्छे वहां पे हेडर नेम डिफाइन किए हुए हैं, तो आप हेडर वहां से भी उठा के ला सकते हैं। बस की शर्त ये है कि हर कॉलम के नाम उसके अंदर मौजूद हों, और फिलहाल 0 रॉ के अंदर आपके पास यहाँ पर उसके एक्चुअल हेडर के नेम सारे हैं जिनको आपने क्लासिफाई नहीं करवाया। तो बेसिकली अब अगर आप यहाँ पर आर्गुमेंट के पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको वहाँ पे नाम देने की जरूरत पड़ेगी। तो नाम देने से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि भाई आप उसको पोजीशन के तौर पे लेके चलो। आप पोजीशन के हिसाब से चलेंगे तो मसला ये है कि बहुत सारे पैरामीटर तो हम दे नहीं रहे, तो फिर आप बाद में नाम दे सकते हैं। अब लेट्स से हेडर, हेडर पोजीशन के हिसाब से चौथे पे आता है, गौर से देखिएगा। पोजीशन के हिसाब से हेडर आता है चौथे पे, यहाँ पे गौर से देखें। पहले फाइल पाथ आ गया, उसके बाद सेपरेटर, उसके बाद डिलीमीटर, और फिर आ रहा है हेडर। इसका मतलब ये कि हेडर आपका चौथा पैरामीटर है, चौथा आर्गुमेंट है। तो पोजीशन आर्गुमेंट के हिसाब से अगर आप यहाँ पर कॉमा 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 डालेंगे फिर हेडर, और फिर आप यहाँ पे नल लिखेंगे तो वो उसको हेडर मानेगा। तो लेट से अगर आप कॉमा कॉमा डाल रहे हैं, देन आप फिर यहाँ पे जाके उसको रन कर रहे हैं, तो अभी भी स्टिल खैर वो उसको नहीं मान रहा, पता नहीं माने ना माने। तो बेसिकली आपको फिर बेहतर ये है कि आप यहाँ पर हेडर आप यहाँ पर लिख दो, ताकि आगे फिर आप जो भी अब आप पैरामीटर देने जा रहे हो उसके आगे आप उसका नाम लिख दो। पहले पैरामीटर का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, उनके पहले तो वो है ही वही, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं। आप ये ना भी लिखो तो भी कहानी बन जाएगी। पहला आर्गुमेंट आपका डिफॉल्ट वही होता है जो पोजीशन आर्गुमेंट होता है। उसके बाद आप आगे जो भी पैरामीटर लिखोगे उनके बेइंतहाशा पैरामीटर्स हैं, आप बीच में बहुत सारे स्किप करोगे, तो फिर आप उसके लिए पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं बल्कि कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करोगे। कीवर्ड आर्गुमेंट यानी की उसकी बकायदा उसका नाम लिखोगे, ये नाम है क्या। तो बेसिकली किसी भी फंक्शन को यूज करते हैं तो इनसाइड उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, आर्गुमेंट होते हैं, और आप उनको यूज करके आप यहाँ पर बता सकते हो कि भाई क्या करना है। सो उम्मीद है आपको किसी हद तक आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से आप उसकी डॉक स्ट्रिंग रीड कर सकते हो और किस तरीके से आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हो, और कौन कौन से पैरामीटर हैं ये तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक पैरामीटर है आपका फाइल पाथ का, जो आपके सामने आ रहा है। एक पैरामीटर आ रहा है आपके पास सेपरेटर यानी डिलीमीटर, और एक पैरामीटर आ रहा है हेडर। इसके अलावा और बहुत सारे पैरामीटर हैं, लेकिन इंशाल्लाह अभी हम वक्त पे आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें बताऊंगा। तो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स से जैसे आपके पास सामने एक फंक्शन जो आ रहा है रीड CSV, इसके अंदर 3 पैरामीटर्स यहाँ पर आ रहे हैं फिलहाल, जिनमें से 2 पैरामीटर भी यूजलेस हैं, क्योंकि अगर आपको मॉडिफिकेशन करनी है तो आप वो यूज करोगे। सेपरेटर में कॉमा बाय डिफॉल्ट डाला हुआ होता है, तो और आपकी जितनी भी फाइल्स होती हैं वो कॉमा डिलीमीटर ही होती हैं। बहुत कम होता है कहीं पे टिल्डा, पाइप, हाइफेन, कोई ऐसी चीज डली हुई है जिससे सेपरेशन हो रही है। तो वो बहुत रेयर केसेस होता है। मोस्टली आपके पास जो फाइल्स आएंगी फ्लैट फाइल CSV की, वो कॉमा डिलीमीटर होता है, और उस चीज के लिए आपको सेपरेटर का आर्गुमेंट यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें कॉमा जो है बाय डिफॉल्ट वैल्यू पास हुई हुई होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स कौन से होते हैं, जो मेरी लास्ट क्लास थी फंक्शन के ऊपर उसमें डिफॉल्ट आर्गुमेंट मैंने बताया था। सेम इसी तरीके से हेडर भी अगर आपको उठाने हैं और आपको लगता है कि पहली रॉ में जो पड़ा हुआ है वो हेडर के नेम है, तो उसके लिए आपको इन्फर डालना पड़ता है। लेकिन इन्फर डिफॉल्ट है, वो ऑलरेडी पास हो रहा होता है, इसलिए आपको हेडर का आर्गुमेंट भी देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पहला फाइल का आर्गुमेंट दें एंड देन ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाएंगी। और प्रो टिप ये है कि अगर आप जो डाटा की फाइल है जिससे आपको लोड कराना है, उस फाइल को अगर आप उसी फोल्डर में डाल दो जिस फोल्डर से जुपिटर नोटबुक ओपन की हुई है, तो फिर आप आसानी से क्या कहते हैं उसको रन कर सकते हैं।
और आपको प्रिसाइज लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। प्रिसाइज लोकेशन जो है वो टोटली डिपेंड करता है कि अगर आप कोई शेयरिंग फोल्डर है और वो फाइल आप कॉपी करके नहीं लाना चाह रहे, आप चाह रहे हो वहीं से रीड करवाओ, तो फिर आप शेयरिंग फोल्डर जो भी उसका लोकेशन है, जो भी पाथ है, किसी दूसरे सिस्टम से, किसी दूसरे सर्वर से, तो वो आप उसको दे सकते हो। अदरवाइज ये है कि वो, अगर वो फाइल आप कॉपी कर सकते हो तो फिर उसी फोल्डर में रहते हुए जुपिटर की फाइल बनाओ। और फाइल भले वहां कॉपी करके मत लाओ, आपकी फाइल जहां पड़ी हुई है वहां जाकर आप क्या कहते हैं अपनी जुपिटर की फाइल क्रिएट कर लो। तो ये है कि जब आप वहीं से फाइल क्रिएट करोगे तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा कहते हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर हमें कोई भी पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पे मैंने सेपरेटर और हेडर, ये दो आर्गुमेंट मुझे यूज करने थे, मैंने किए ही नहीं, उनकी जरूरत ही नहीं है। जो एक्चुअली बिहाइंड द प्रोसेस हो रहा है वो बाय डिफॉल्ट उसमें हो रहा है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अब लेट्स से इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन है, और डिमॉन्स्ट्रेशन हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए फाइल मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई है। तो लेट्स से कभी भी आपको देखना हो कि मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ, तो अब डिमॉन्स्ट्रेशन की फाइल के अंदर अगर मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो वो चले आपके पास नहीं आ रही जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। लेकिन वैसे डिमॉन्स्ट्रेशन की फाइल आपके पास ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। आप सिंपली स्लाइड नोटबुक्स में जाएंगे तो आपको चारों सेक्शन की आपको डिमॉन्स्ट्रेशन की फाइल मिल जाएगी। और प्लीज़ इसको एग्जाम से पहले प्लीज़ इन चारों फाइलों को प्लीज़ देख के जाएगा, इनको किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। ये सारी मैंने फाइल आपको बना के दी है, एग्जाम से पहले प्लीज़ इनको देख के जाए, और ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। आप इजीली ईटीएल बिल्ड कर सकते हैं पाइथन में इन फाइल्स के ज़रिए। इसके अलावा आप इसमें डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। इवन आपको आगे फर्दर मॉडलिंग के लिए भी ये आपको तैयार कर सकता है, मशीन लर्निंग के लिए। तो इसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है, इसमें आपने फाइल इंपोर्ट कराई, फिर किसी लोकेशन से इंपोर्ट करनी है तो आपने लोकेशन डाल दी जैसे, या पेरेंट के फोल्डर पे जाना है, पेरेंट के फोल्डर पे चले गए, या आपको पूरा एग्जैक्ट लोकेशन पाथ मिल गई तो आपने पूरा सी ड्राइव से जहाँ से भी है, डी ड्राइव, ई ड्राइव, पूरी पाथ आपने वहाँ पे एंटर कर दी और यहाँ पे शुरू में आर लिख दिया। अगर आप पूरा इंटायर पाथ कॉपी करते हैं और पूरा इंटायर पाथ के जो स्लैश होते हैं ना, वो, अभी मुझे ये नहीं पता कि ये बैकवर्ड है या फ्रंट है, लेकिन फिलहाल ये जो स्लैश है आपके, ये चेंज होते हैं कंपैरेटिवली। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे स्लैश आपके डिफरेंट है। तो बेसिकली इसी स्लैश को कन्वर्ट करने के लिए आप शुरू में यहाँ पर आर लगाते हैं ताकि वो उस पूरे पाथ को उस तरीके से रीड करे जिस तरह से पाइथन चाह रहा है, तो ईजिली वो पांडास को लोड कर लेता है उसके डाटा फ्रेम में। सो आप कभी भी अगर चे लेट से कभी भी आपको देखना हो कि आपके फंक्शन में कितने पैरामीटर्स आ रहे हैं, तो आप क्वेश्चन मार्क के जरिए भी दे सकते हैं। प्लस आप जैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको इनसाइड उसके बारे में सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो आप फर्दर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या है, तो आपको क्वेश्चन मार्क डालने की जरूरत नहीं है। अगर इंटेलिजेंस ऑन हुआ हुआ है वो आपको दिखा देता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। इंटेलिजेंस के ऊपर ऑलरेडी मैं लास्ट जो मैंने पाइथन की क्लासेस कराई थी उसमें बताया था कि किस तरीके से इंटेलिजेंस ऑन किया जा सकता है। फिलहाल डिमॉन्स्ट्रेशन पे वापस आते हैं, और आपको किसी हद तक आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से CSV फाइल आपकी लोड हो सकती है। इसके अलावा लेट्स से अब एक्सेल को रीड कराने का मेथड है। अब एक्सेल को किस तरह से रीड कराना है, एक्सेल में एक आर्गुमेंट और देना पड़ता है। अब वो छोटी सी मजबूरी है, आप उसका कुछ कर नहीं सकते। मजबूरी ये है भाई कि शीट नेम देनी पड़ती है, क्योंकि एक्सेल में बहुत सारी शीट है। उसको कैसे पता चलेगा कि यार मैं फला फाइल को ओपन करने के बाद कौन सी शीट ओपन करूं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा वो सारी शीटें ओपन कर देगा, सारी शीटों को डेटा फ्रेम बना देगा, नहीं, आप किसी एक शीट को ही बना सकते हैं और शीट का नाम देना पड़ेगा। तो pd.read_excel ये भी एक आर्गुमेंट है, और इस आर्गुमेंट के बारे में भी आपको कंप्लीट डिटेल मिल सकती है। लेट से अब मैं इधर आ गया, और ये आपको तरह तरह से बताया है कि किस तरीके से आप आर्गुमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। यह काम करता हूँ, आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक बिल्कुल ब्लैंक फाइल ओपन कर रहा हूँ। तो
और ब्लैंक फाइल ओपन कर रहा हूँ, लेट से मैं कर रहा हूँ असाइनमेंट फोल्डर के अंदर। असाइनमेंट फोल्डर में गया और यहाँ पर मैंने बिल्कुल एक नई ब्लैंक फाइल बना दी, पाइथन 3। पहले ही चीज तो मैंने यहाँ पे लिखी कि भाई इंपोर्ट पांडास एस पीडी। बस मैंने ये लिख दिया, खत्म। मुझे अभी सिर्फ पांडास पे ही काम करना है। फिर मैंने लिखा पीडी, ये जो मैंने एलियास दिया ये, और मैंने लिखा डॉट। मैंने कहा कि भाई एक सीएसवी फाइल है वो रीड करा दो। मैं रीड सीएसवी ले आया, तो बोला भाई वो फाइल किधर है, तो बोला वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको वो फाइल है कहाँ पर। तो मैंने इसको बताया कि यार वो फाइल जो है वो असाइनमेंट फोल्डर के अंदर। अब अगर इस फोल्डर के अंदर जाना है तो कोई मसला नहीं है, अगर पीछे जाना होता तो प्रॉब्लम होती। अगर असाइनमेंट फोल्डर के अंदर जाना है तो अंदर कौन सा फोल्डर है भाई, अंदर फोल्डर का नाम है डेटा प्रेप ईडा, और उसके बाद डेटा, और उसके बाद जाके ये फला फाइल। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लिया, और लो, स्लैश लगाना चाह रहा था वही नहीं लगा। ये लग गया। अच्छा, पेरेंट फोल्डर का नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप तो ऑलरेडी इस फोल्डर के अंदर हो। आपने बस डाटा प्रेपीडिया लिखा, डाटा लिखा, और कोर्स ऑफरिंग आपने लिख दिया, ये आपके पास आ गया पूरा। अब लेट्स अगर मैं इसको रीड कराता हूँ तो ये इसको रन कर लेगा। इट्स मीन्स के अगर से एग्जैक्टली उस फोल्डर के अंदर ना हो, लेट्स से वो जो कोर्स ऑफरिंग की फाइल है, वो कोर्स ऑफरिंग की फाइल असाइनमेंट फोल्डर के अंदर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पे भी कोर्स ऑफरिंग की फाइल नहीं। हाँ, वो डाटा के अंदर जाकर है, डाटा प्रेपीडिया में गया, फिर डाटा में गया, फिर जाकर आ रही है। तो लेट्स अगर आपने अपनी जुपिटर की फाइल को अपने पेरेंट फोल्डर में रखकर आपने क्रिएट की है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस उसके अंदर फर्दर जो अंदर का पाथ है, इनसाइड जो पाथ है वो आप दे दो, और उस तरीके से आप उसको रीड करा सकते हो। प्लस अब अगर अच्छे आपने कहा कि नहीं भाई वो इनसाइड वगैरह में कहीं नहीं है भाई, वो तो मेरे पेरेंट के कहीं फोल्डर में पड़ी हुई है, यानी डेस्कटॉप, यानी असाइनमेंट से एक स्टेप पहले जाओ तो आपका आता है डेस्कटॉप। यहाँ पे देखो असाइनमेंट फोल्डर के अंदर नहीं पड़ी हुई, बल्कि वो डेस्कटॉप के अंदर पड़ी हुई है, और डेस्कटॉप के अंदर भी डायरेक्टली कहीं नहीं पड़ी हुई, फर्दर उसके अंदर कोई फोल्डर है उसमें पड़ी हुई है। तो आपने कहा कि पहले तो डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। आपने कहा कि अच्छा चलो मैं लिखता हूँ डेस्कटॉप, आपने यहाँ पे लिखा डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के आगे अब अगर से फाइल पड़ी हुई है तो आप डायरेक्टली उठा सकते हो। तो अगर से फाइल पड़ी होती तो आप उठा पाते, तो फाइल तो उसमें है ही नहीं। तो लेट से आपने इसको रन किया, तो वो कह रहा है भाई ये फाइल तो है ही नहीं। तो अगर आप इस फाइल को उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हो, इस फाइल को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब अगर आप इसको रन करते हो कि हाँ भाई डेस्कटॉप में मैंने फाइल डाल दी है अब तो चला लो, तो उसने इसको, अच्छा सॉरी एक मिनट, डेस्कटॉप स्लैश कोर्स ऑफरिंग। बेसिकली पेरेंट का नाम हम नहीं देते, जो पेरेंट का नाम है वो है डेस्कटॉप। आप बेसिकली बोलोगे कि भाई मैं एक स्टेप पहले जाना है मुझे। आपने कहा कि भाई मैं डेस्कटॉप फोल्डर में जा रहा हूँ। डेस्कटॉप आप ऑलरेडी जिस फोल्डर पे आपकी ये फाइल है, असाइनमेंट फोल्डर पे आपने जुपिटर की फाइल क्रिएट की है, आपको बस इस फोल्डर से एक स्टेप पहले जाना है। तो आप उसको रूट दोगे डॉट डॉट स्लैश, यानी कि आप एक स्टेप पहले जा रहे हो, एंड देन वहां कोई पड़ी हुई फाइल है, आपने उसको रीड करा दिया और आपने इसको रन किया, ये रन हो गए। अब आपने कहा लेट से कहा कि नहीं इसके अंदर ABC, अब फर्दर डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर, यानी मेरे पेरेंट वाले फोल्डर के अंदर ABC के नाम से कोई फोल्डर है, फर्दर उसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, तो आप उसको इस तरीके से रन कराना चाहो तो करा सकते हो। तो इस तरीके से आप मल्टीपल तरीकों से आप अपनी फाइल को नेविगेट कर सकते हो। तो फिलहाल ये सारी डिमॉन्स्ट्रेशन आपको यहाँ पे जो मिल रही थी, हाउ टू चेंज द फाइल लोकेशन, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्लस आर्गुमेंट्स के बारे में भी बता दिया कि आप आर्गुमेंट्स का नाम किस वजह से दे रहे होते हो, ताकि बाद में आप अपने हिसाब से, जैसे अगर आपकी फाइल में टिल्डा सेपरेटर आ रहा है तो आपको फिर सेपरेटर देना पड़ेगा। अदरवाइज कॉमा जो होता है, स्पेशली कॉमा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉमा से तो वो ऑटोमेटिकली उसको रन कर देता है। तो बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट होता है। आप सेपरेटर आर्गुमेंट नहीं भी दो तो वो उसके अंदर कॉमा को पास कर ही देगा, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये इसका डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट होता है और ये पास इसको कर ही देगा।
अच्छा, दूसरा, एक्सेल की फाइल्स को लेट से अगर से रीड कराना है तो आप किस तरीके से फाइल्स को रीड करा सकते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है, आप एक्सेल की फाइल को लेट से रीड कराते हो और अगर से उसके अंदर आप शीट नहीं बता रहे हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी पहली शीट उठा लेगा। लेकिन अगर आप शीट बता देते हो तो फिर वो स्पेसिफिकली उसकी वो शीट कॉल करेगा जो आप करना चाह रहे हो। लेट से आपने कहा कि भाई मैं शीट 1 करना चाह रहा हूँ, तो वो आपने शीट 1 करवा दिया और ये आपकी कॉल हो गई। फर्दर, अगर से आपने कहा कि भाई मुझे कोई दूसरी शीट करानी है, आप कोई दूसरी शीट करा सकते हो। तो इस तरीके से आप एक्सेल की फाइल्स को भी फर्दर लोड कर सकते हो। लेट्स से अभी हमने यहाँ पर एक नई फाइल बनाई थी, उसका नाम है अनटाइटल 1। लेट्स से ये एक नई फाइल है। अब इस फाइल के अंदर लेट्स से मैंने कहा पी डी डॉट रीड एक्सेल, रीड एक्सेल ब्रैकेट ओपन। अब हमने कहा कि भाई जो मेरा फोल्डर है असाइनमेंट, उसके अंदर डाटा प्रेप और ईडा। एक काम करता हूँ, इसको ज़रा सा मैं कंट्रोल जेड नहीं हो पा रहा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा प्रेप ईडा स्लैश डेटा स्लैश कोर्स ऑफरिंग डॉट एक्सएलएस एक्सएक्स। ये एक्सेल का एक्सटेंशन है। तो मैंने इस तरह का पाथ दे दिया पूरा, उसको रन किया और फाइनली ये इस तरह की शीट ले आया। लेकिन इसमें मैंने शीट नाम नहीं बताया, तो इसके अंदर लेट से बहुत सारी शीट आ रही, मैंने इसको दे दिया शीट का नाम और मैंने इसको रन करा दिया। सॉरी, तो लेट से मैंने यहाँ पे लिखा शीट नेम 1, यानी कि जो मेरी पहली शीट है वो उसको रन कर दे, और ये उसको रन कर दिया और एक डाटा फ्रेम के अंदर उसने उसको स्टोर कर दिया। तो बेसिकली आपको कोई भी अगर फाइल के ऊपर काम करना होगा तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसका डाटा फ्रेम बनाओगे, देन आगे जो फर्दर आपको चेंजेस करनी है वो आप यहाँ पे चेंजेस करते रहोगे बारी बारी। तो आपको अगर एक्सेल फाइल से अगर कोई डाटा लेकर आना है तो आप शीट का नाम मेंशन करके आप फाइल को ला सकते हो। वैसे डिफ़ॉल्ट होता है 0, यानी जो भी उसकी पहली शीट आ रही होगी वो उसको ऑटोमेटिकली लोड कर लेगा। अदरवाइज अगर आपको लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर शीट नेम का आर्गुमेंट नहीं देता, तो इस फाइल के अंदर अगर एक ही शीट है, लेट्स से इंस्ट्रक्टर की एक शीट आ रही, तो उसने ऑटोमेटिकली उसको लोड कर लिया। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं जो हूँ वो दूसरी शीट यानी शीट नंबर 1 को लोड करना है, तो उसने शीट 1 को लोड कर लिया। अगर इसमें कोई दूसरी शीट होती, अब मुझे नहीं कंफर्म पता है कि इसमें कितनी शीट है, लेट्स से इसमें एरर दे दिया क्योंकि शीट 2 है ही नहीं, शीट 1 तक आ रही है। तो आप फिलहाल उसको बता सकते हैं कि कौन सी शीट लोड करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, अगर आप मेंशन करें तो ऑटोमेटिकली 0 शीट यानी कि जो सबसे पहली शीट है उसको लोड कर लेगा। सो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब लेट्स से ये इसकी छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन है, आपने एक फाइल ली और अगर जो वो फाइल उसी फोल्डर में, तो उसी फोल्डर में रखकर आपने उस फाइल को ओपन कर लिया और ये फाइल ओपन हो गई। तो अभी फ़िलहाल अगर CSV और एक्सेल क्लियर है तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। उम्मीद है काफ़ी तक मैंने आपको बता दिया फाइल को किस तरह से नेविगेट करते हैं, पैरामीटर्स कौन-कौन से होते हैं, कौन से कंपल्सरी हैं, पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट दोनों तरीकों से बता दिया आपको। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स के बारे में भी बता दिया कि अगर आप कुछ पास ना करें तो उनके डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं, और दोनों बहुत ही बेसिक आपके पांडास के मेथड है जिनसे आप फाइल्स को लोड करा सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं कि एसक्यूएल डेटाबेस को आप कैसे लोड करा सकते हैं। सो बेसिकली लेट्स से हम आ जाते हैं, ये आपके पास डाटा प्रेप ईडा के अंदर डाटा के अंदर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर एक फाइल नजर आ रही होगी डीबी के नाम से, maven.db। बेसिकली ये एसक्यूएल सर्वर का आपका डेटाबेस है और आप इसमें से अपने मर्जी की जो भी फाइल उठानी है आप उठाकर ला सकते हैं। तो लेट्स से वो फाइल उठा के लानी है आपको, ये रही। अब ये फाइल जो है लेट्स से अगर मैं इसको रन करता हूँ तो लेट्स से ये फाइल आपकी रन हो गई और ये सामने लिखा आ गया। लेकिन रन करने के लिए आपने यहाँ पर एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया और इसको आपने लेट्स से यहाँ पे नाम दे दिया SQL, छोटा सा नाम दे दिया आपने।
ताकि बाद में इतना लंबा लिखने की जरूरत ना हो। तो आपने सिंपली इसका छोटा सा एलियास बना दिया, एंड देन बाद में आप सिंपली SQL.connect। अब ये एक लाइब्रेरी है, SQLite, SQLite कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, SQLite 3। बेसिकली ये SQL की एक लाइब्रेरी है जो SQLite डेटाबेसेस जो होते हैं उनको ईजिली कनेक्ट करके दे सकती है। तो मैं दिखा देता हूँ कैसे। आप सिंपली SQLite 3 लिखेंगे तो आपको SQLite की वेबसाइट पे चले जाएंगे। ये बेसिकली एक वो प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प आउट करता है कि आप लाइट डेटाबेस बना सकते हैं, बहुत ही लाइट वेट होता है। ये सी लैंग्वेज लाइब्रेरी है आपकी, और ये इजिली रीड की जा सकती है पाइथन में, और मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप उसको रीड करा सकते हैं। और अगरचे आपको पाइथन में रीड कराना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे SQLite 3 पाइथन। तो आपको SQLite 3 के हवाले से आपको उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी कि ये लाइब्रेरी क्या है, और इसके अंदर इसको किस तरीके से इंपोर्ट किया जाता है, किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, और फर्दर इसमें किस तरह से क्यूरीज लिख सकते हैं आप, फर्दर इसमें टेबल भी बना सकते हैं, कोई कमांड एग्जीक्यूट करना है। तो इसके लिए वही जो सीक्वल सर्वर के जो भी मैंने आपको लेक्चर्स दिए थे, मैंने तकरीबन मेरे ख्याल से शायद SQL के शक्ल में शायद 20 आवर्स या 25 आवर्स के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे, और उसमें मैंने काफ़ी अच्छा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। तो आपको उम्मीद है होपफुली आपको SQL का आइडिया होगा। तो आप वो जो SQL के जो सिंटैक्स हैं उनको यहाँ पे लिख के रन करवा सकते हैं, और उससे ये होता है कि फिर आप इजली कोई भी, लेट से कोई क्यूरी लिखना चाह रहे हैं, लेट से आपने कोई क्यूरी लिखी, तो आप इजली उस क्यूरी को लिख सकते हैं और वो आपको हेल्प आउट करता है। अब लेट से मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉपी किया, और मैं आपको बिल्कुल एक ब्लैंक फाइल में ले जाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ब्लैंक फाइल ये रही आपकी। लेट से मैंने यहाँ पे लिखा ये मेरी बिल्कुल ब्लैंक फाइल है। अच्छा, क्या है कि वो हैगा डेटा प्रेप के अंदर, डेटा प्रेप, ईडा, ईडा के बाद डेटा और मैविन डीबी। तो उस तरीके से आपने पूरी एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की, और यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बनाया कौन, एक वेरिएबल बनाया कौन कह लें या कनेक्शन कह लें। ये कनेक्शन बेसिकली पूरा नाम होता है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में CONN कह देते हैं। तो बेसिकली आपने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की और फिर आपने एक कनेक्शन बनाया, कनेक्शन आपने बनाया कि भाई ये मैविन डीबी की जो फाइल है उसको उठा लो। तो फला लोकेशन से आपने कनेक्ट करा दिया। और बेसिकली SQL के अंदर बहुत सारे मेथड है। बेसिकली SQLite 3 की जगह आपने लिखा है SQL, क्योंकि हमने एलियास लिया नाम। अब उसके आगे मैंने लिखा डॉट। अब आपको उसको बहुत सारे आपके पास यहाँ पर उसके क्या कहने चाहिए, मेथ फंक्शंस आ जाएंगे, मेथड्स आ जाएंगे। तो लेट से मैंने यहाँ पे लिखा कि SQL.connect, और इस तरीके से ये कनेक्ट हो गया। अब लेट से आपने कहा कि भाई अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली SQLite से मैंने कनेक्शन बना दिया। अब मैं बाद में PD का इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी पांडास का। मैंने क्या किया, मैंने PD के बाद डॉट लिखा, और मैंने देखा कि भाई ये SQL की एक लाइब्रेरी मेरे पास आ रही। मैंने लिखा लाइब्रेरी, यानी रीड SQL, यानी मैं पांडास और SQLite 3 तीनों दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, दोनों SQLite 3 का भी और पांडास का भी। मैंने लिखा PD.रीड SQL। अब मैंने जैसे ही ब्रैकेट ओपन किया तो उसने कहा, अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और इंटेलिजेंस ऑन हुआ होगा तो इस तरीके से आ जाएगा। आप यहाँ पे प्लस दबाएंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा आपके लिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कितने तरह के पैरामीटर आ रहे हैं। फिलहाल ज़्यादा पैरामीटर नहीं है, ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं है। पहला आर्गूमेंट है SQL, यानी कि जो भी आपका सिंटैक्स है, और उसके बाद कौन आ रहा है, यानी कि आप कनेक्शन, जो भी आपका कनेक्शन है। अब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर उसके नाम लिखने बैठूं, तो मैं अगर खाली से पोजिशनल आर्गुमेंट के तौर पे चलूं तो मैं डायरेक्ट चल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे पोजिशनल आर्गुमेंट लिखूंगा बस सिंपली। यानी पहला आर्गुमेंट जो भी होता है मेरा, वो मेरा होता है SQL, जो भी मेरी क्यूरी, और यहाँ पर मुझे देना होता है कनेक्शन। अगरचे मैं यहाँ पर नहीं भी लिखता तो फिर अगरचे ऐसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि भाई ये बेसिकली एक कौन के नाम से, ये मेरा एक पैरामीटर है, मैंने पैरामीटर का नाम दे दिया, आर्गुमेंट का नाम। और ये भी मेरा एक पैरामीटर है SQL, मुझे ये भी देना होता है। तो ये दो पैरामीटर्स हैं, और दोनों कंपलसरी होते हैं। उसके बाद फिर बहुत सारे ऑप्शनल हैं।
फिलहाल अगर मैं इन पैरामीटर का नाम ना भी दूं, पोजिशनल के लिहाज से चलूँ तो एसक्यूएल पहले लिखा जाता है और कौन बाद में लिखा जाता है। तो अगर मैं खाली ये दो दे दूं काफ़ी है, और उनको मुझे कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं पोजिशनल आर्गुमेंट के तहत चला सकता हूँ। तो फिलहाल मैंने इसको रन किया और यहाँ पर इसने इसका डाटा निकाल के दे दिया। अब अगर से फॉल लेवल मुझे यहाँ अपनी क्यूरी को मॉडिफाई करना है, मैंने यहाँ पे स्लैक स्टैटिक लिखा है। स्टैटिक का मतलब है ऑल, यानी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर मुझे सिलेक्टेड चीज़ें चाहिए, मैंने लिखा कि भाई स्लैक टॉप टू, यानी कि ऊपर की दो रो उठा के ले आए, तो ये ऊपर की, अच्छा ये क्या आ रहा है, स्लैक टॉप टू स्टैटिक फ्रॉम कोर्सेस। मेरे ख्याल से शायद टॉप स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं करता एसक्यूएल लाइट 3। बेसिकली एसक्यूएल लाइट 3 जो है वो एक डिफरेंट डेटाबेस है, और वो माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर नहीं है। तो एसक्यूएल लाइट 3 के अंदर टॉप स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, इसको आपको फिर फर्दर आपको देखना पड़ेगा। लेकिन खैर, लेट से बहुत सारे चीज़ें सिमिलर होती हैं। तो लेट से वेयर की स्टेटमेंट सिमिलर है, हमने वेयर की स्टेटमेंट लगाई, हमने कहा कि भाई कोर्स आईडी जो है वो 101, ये हमें सर्च करके लानी। तो लेट से आपने डाटा इस तरीके से सर्च कर लिया और आपके पास आ गया। तो बेसिकली आप कोई भी एसक्यूएल की क्यूरी यहाँ पे लिख के आप इजीली अपने सीक्वल सर्वर के डाटा को कनेक्ट करके अपने पास ला सकते हैं। तो बहुत इजी वे में आप किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट करके अपने पास उसको डाटा फ्रेम बना सकते हैं। आप सिंपली सीक्वल सर्वर से कनेक्ट करेंगे और अपने पास उसको डाटा फ्रेम बना लेंगे और इजीली वो स्टोर हो जाता है। फिलहाल आपको एसक्यूएल लाइट 3 के बारे में उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से पता चल सकता है कि ये जो डेटाबेस है ये किस तरीके से चल रहा है, और इसमें किस तरह से क्यूरीज लिखी जा सकती हैं। ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें आपको यहाँ से मालूम हो सकती हैं। लेकिन ये है कि एसक्यूएल लाइट एक एज अ डिफरेंट डेटाबेस, तो उसके लिए अगर से आप लेट से देखते हैं कि सीक्वल सर्वर की तरह से लिखा जाता है नहीं लिखा जाता, तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें सिमिलर तरीके से हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम तरीके से नहीं है। और अगर आपको लाइट डेटाबेस कनेक्ट नहीं करना तो फिर आप PYODBC, बेसिकली ये एक कनेक्टर है PYODBC, और ये एक्चुअली में सीक्वल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर पर डेटाबेस होता है उसको कनेक्ट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। आप सिंपली पहले उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे आपने लिखा भाई पिप इंस्टॉल PYODBC, लेट से आपने उसको इंस्टॉल कर लिया। और इंस्टॉल करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप टर्मिनल पे जाएं, आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क देकर भी कर सकते हो, इस तरीके से भी रन कर सकते हो। और आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि लेट से आपने यहाँ पे CMD लिखा और यहाँ पर आपने पिप इंस्टॉल PYODBC लिखा, तो आप टर्मिनल के जरिए भी कर सकते हो। वैसे कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, यानी ऑलरेडी आप ये इंस्टॉल करके बैठे हुए हो। जैसे अगर आप यहाँ पे भी इसको रन करोगे तो ये भी आपको जवाब दे देगा कि भाई रिक्वायरमेंट तो ऑलरेडी सेटिस्फाई है, यानी ऑलरेडी आपने इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन खैर, आप इसको सीक्वल सर्वर से कनेक्ट करने के लिए आप PYODBC को जरिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसकी कंप्लीट जो डॉक्यूमेंटेशन है कि लेट से आपको देखना है कि किस तरीके से कनेक्ट होता है सीक्वल सर्वर विंडोज पे, लिनक्स पे, और किस किस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेट से आपने कहा कि भाई मुझे जो है कनेक्ट करना है डेटाबेस गूगल बिग क्यूरी के जरिए, तो आप गूगल बिग क्यूरी, एक्सेल, एसएस, या माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर विंडोज का है, लिनक्स का है, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, और अगेन इसी लाइब्रेरी से आप एसक्यूएल लाइट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब लेट से जो मैंने आपको यूज़ कराया था वो था माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर विंडोज के अंदर भी इतने तरह के ड्राइवर्स होते हैं। आप लोग नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं ODBC ड्राइवर 18, ये आपका यूज़ हो रहा होता है। जो मैंने आपको बेसिकली जो सीक्वल सर्वर इंस्टॉल कराया था वो कराया था 2022 का। तो 2022 के लिए आपको ODBC ड्राइवर 18 फॉर सीक्वल सर्वर आपको ये यूज़ करना पड़ता है। और जो पुराने हैं वो सारे ऑब्सलीट हो गए। 17 भी चल जाता है 2022 के लिए, लेकिन उससे पहले सारे ये वर्जन्स होते जो यूज़ हुआ करते थे। तो ये जो वर्जन्स हैं अब ये सारे ऑब्सलीट हो गए हैं, अब ये यूज़ नहीं होता, अब ये सारे समझ लें ख़त्म हो गए।
अब सब के सब जो इस्तेमाल होते हैं वो यही होता है, ODBC 18 फॉर SQL सर्वर। तो बेसिकली अगर आपको PY ODBC लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो उसके अंदर आप जो कनेक्शन बना रहे होते हैं, लेट्स से अभी जैसे मैंने कनेक्शन बनाया है CONN इक्वल टू PY ODBC.connect। तो बेसिकली जो उससे पहले मैंने लिखा था SQL.connect, उसकी जगह मैं लिख रहा हूँ PY ODBC.connect। लेट्स से जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा तो माइक्रोसॉफ्ट सिक्वेल सर्वर अगर आप डेटाबेस कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा PYODBC और यहाँ पर आप लिख दें, लेट्स से आपने इसका नाम SQL ही दे दिया लेट्स से, और फिर आपने उसको SQL.connect इस तरीके से बताया। और एक काम करते हैं, इसको हम PY का ही नाम दे देते हैं, क्योंकि SQL पहले भी मैंने बताया है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा PY और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया PY और यहाँ पे लिख दिया मैंने कनेक्ट। और अब अगरचे मैं इसको ऐसे ऐसे रन करता हूँ, अब बात ये कि इसका जो कनेक्ट करने का जो कहते हैं फाइल है, इसकी कोई फाइल होती नहीं। बेसिकली इसका आपको पाथ देना पड़ता है कि इसका पाथ है क्या। तो एक काम करते हैं, इसको करवाते हैं पहले, इसको मैंने यहाँ रन किया ताकि स्टेटमेंट को मैं यहाँ से हटा दूँ। और अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पास PYODBC के अंदर कितने तरह के मेरे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे फंक्शन मौजूद हैं। तो उसमें से मैंने खाली एक कनेक्ट फंक्शन लिया, मैंने आपको बताने के लिए कि लेट्स से PY.connect। अब PY.connect के लिए लेट्स से ये आपको बता रहा है कि आप इस तरीके से पूरा आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। तो मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं कि मैंने यहाँ पे क्या क्या डाला, मैंने यहाँ पे इसको ड्राइवर बताया कि ड्राइवर कौन सा यूज़ करेगा। तो वो ड्राइवर यूज़ करेगा ODBC ड्राइवर 18 फॉर SQL सर्वर। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम में नहीं आएगा, डेट्स पार्ट, ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए, कि अगर माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर जो एक्चुअली जिस पे मैं काम करवा रहा था, अगर वो कनेक्ट करना हो तो उसके लिए आपको ये ड्राइवर लेना पड़ेगा। मेक श्योर ये ड्राइवर आपके पास हो भी। अगर आपके पास ये ड्राइवर नहीं है तो आप कंट्रोल पैनल में पहले चेक कर लो। आप जाओगे सिंपली प्रोग्राम्स में, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में, कंट्रोल पैनल के अंदर, और यहाँ से आप अपने ज़रा प्रोग्राम चेक कर लो कि वो इंस्टॉल है या नहीं। अगर आपके पास, अब जैसे लेट से मेरे पास इंस्टॉल नहीं, लेट से इस सिस्टम के ऊपर जिस पे मैं समझा रहा हूँ इस वक्त राइट नाउ उसके ऊपर इस तरह का इंस्टॉल नहीं है, ODBC ड्राइवर 17 इंस्टॉल है, 18 इंस्टॉल नहीं है। तो आपको वो 18 इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो लेट से मैं अगर पहले इसको इंस्टॉल करता, लेकिन खैर अभी टाइम नहीं है। मुख्तसर ये कि मैं ODBC ड्राइवर 18 जो है उसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। सिंपली आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, ये वेबसाइट आ गई, आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ODBC ड्राइवर 18 फॉर SQL सर्वर 64 आर्किटेक्चर, बाकी इन दोनों को इग्नोर कर देंगे आप। तो आप सिंपली इसको डाउनलोड कर लेंगे और ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी एंड देन आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन खैर अभी मैं उसको इंस्टॉल वगैरह कुछ नहीं कर रहा, तो फिलहाल आप यहाँ पे उसको ड्राइवर बता सकते हैं। इसके बाद फिर आप यहाँ पे सर्वर का नाम लिखेंगे कि सर्वर का नाम क्या है, डेटाबेस का नाम क्या है। मैंने को बताया कि सर्वर का एक एड्रेस होता है और एक डेटाबेस। डेटाबेस के आप कोई भी नाम देंगे, लेट्स से अगर डेटाबेस का आपने नाम दिया, उसके बाद आपने यहाँ पे दे दी यूज़र आईडी, कि आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या है। तो लेट्स से वो जो मैंने आपको SQL सर्वर पे मैंने आपको आईडी पासवर्ड दिया था prod CFI एजुकेशन के नाम से, तो उसको आप अपने पास टेस्ट करके देख सकते हैं, माइडी पॉसिबल इस तरीके से वो रन हो जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर को कनेक्ट करने का तरीकेकार ये, SQL लाइट को अगर कनेक्ट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। खैर, और फिर जो भी आपको क्यूरी लिखनी है वो अपनी क्यूरी यहाँ पे लिखिए, जो भी आपकी क्यूरी है, कनेक्शन आपका स्ट्रिंग आपका ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। तो इस तरीके से आप उसको रन करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ आपको जस्ट फॉर एडिशनल नॉलेज आपको बता रहा हूँ कि ये SQL सर्वर के लिए आप इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। अदरवाइज SQL लाइट के लिए जो ऑलरेडी फाइल आपके पास मैंने दी हुई है, आपने डाउनलोड कर ली होगी उम्मीद है, उस फाइल में से अगर आपको कोई भी टेबल रीड करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। वापस आते हैं,
तो उसकी अब जैसे अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताया था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एसक्यूएल के कौन से सॉफ्टवेयर के लिए आप कौन कौन से डेटाबेस के ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे। तो मेनली एसक्यूएल लाइट के लिए आप लोग यूज़ करते हैं एसक्यूएल लाइट 3। इसके अलावा अगर चाहे आप माई एसक्यूएल को कनेक्ट करें पाइथन में तो आप माई एसक्यूएल का कनेक्टर यूज़ करते हैं। इसके अलावा ओरेकल के लिए आप सी एक्स ओरेकल यूज़ करते हैं। पोस्टग्रेस के लिए आप ये यूज़ करते हैं। और सीक्वल सर्वर जो मैं आपको एक्चुअली सीक्वल सर्वर जो मैंने आपको एक्चुअली जो पढ़ाया था वो आपको ये पढ़ाया था, उसको कनेक्ट करने के लिए आपको PYODBC इंस्टॉल करते हैं यूज़ करनी पड़ेगी लाइब्रेरी। और उसके लिए आप ड्राइवर डाउनलोड करेंगे 18 वाला सबसे लेटेस्ट, क्योंकि वो सीक्वल सर्वर 2022 को सपोर्ट करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये टेस्ट नहीं होगा आईकैप में, ये जस्ट फॉर योर एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आपको सीक्वल से तो वो इंटरेक्ट करवाएगा ही नहीं, जैसा मैंने आपको बताया। अच्छा, ये इसकी बहुत बेसिक सी डिमॉन्स्ट्रेशन है। आपने सिंपली लाइब्रेरी इंपोर्ट की और वहाँ पर आपने फाइल को नेविगेट करवाया है। देन फाइनली आपने एक क्यूरी रन की और ये क्यूरी रन हो गई। और आप इसमें वेयर की कंडीशन भी लगा सकते हैं और जो भी आपको काम करना है आप कर सकते हैं। अच्छा, फाइनली हम आप उस पार्ट पर आ गए कि यहाँ हम फर्दर आप एनालिसिस करना शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ तक तो मैं आपको कनेक्ट करना बता रहा था कि आप डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद फाइल्स को कैसे रीड करेंगे लाइक एक्सेल फाइल, CSV फाइल। और उससे पहले मैं आपको बस बता रहा था कि कितने तरह के मेथड्स हैं, फाइल कहाँ कहाँ से आती है, डाटा कितने तरह का है, डाटा की फाइल कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें। सो बेसिकली अब तक मैंने आपको जितना भी एक्सप्लेन किया है वो सारा का सारा ये है, डेटाबेस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो भी बता दिया। अब फाइनली हमारा क्विकली एक्सप्लोर अ डाटा फ्रेम। आपको बहुत ही कोई क्विकली तरीके से आपको डाटा फ्रेम को एक्सप्लोर करना हो तो ये 5 आपके पास पांडास के फंक्शन मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये है df डॉट हेड, जैसे ये एक फंक्शन है। फिर df डॉट शेप, df डॉट काउंट। अब बेसिकली ये df क्या है, बेसिकली df जो है आप एक डाटा फ्रेम बना सकते हो। तो बेसिकली लेट्स से आपने इसको रन किया और ये वेयर की कंडीशन हटा देता हूँ। तो लेट्स से आपके पास ये सारी आपके पास पूरा इंटायर डाटा सेट आ गया आपके पास। लेट्स से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, लेट्स से इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। अब लेट्स से आपके पास ये टेबल आ गया। अब लेट्स से मैंने इसको शिफ्ट एंटर किया, अब मैं आ गया अगली लाइन पे। और अब लेट्स से मैं इसको एक डाटा फ्रेम बनाना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से देखा जाए कि ये जो मैंने काम किया है इसको मैं आपको कंट्रोल जूम करके दिखाता हूँ। बेसिकली ये काम मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करके देख रहा हूँ, जस्ट लाइक जैसे आप प्रिंट करके देखते हैं, जस्ट लाइक इसी तरीके से ये मैंने प्रिंट किया। अब अगर मुझे इसको डाटा फ्रेम बनाना है तो मैं इसको डाटा फ्रेम के लिए वेरिएबल असाइनमेंट के थ्रू डाटा फ्रेम बना सकता हूँ। डाटा फ्रेम को शॉर्ट में DF लिखते हैं, लेकिन अब आप कुछ भी लिखो DF1 DF2 या शॉर्ट में कुछ भी लिख दो ABC, ये आपका इंटुइटिव नेम है, आप कोई भी नाम दे दो। और ये वेरिएबल असाइनमेंट को कर कर आपने एक डाटा फ्रेम को एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अब आपने रन किया, एक वेरिएबल बन गया। अब आप यहाँ पर ABC लिखोगे सिंपली तो ये आपको उसका रिजल्ट दिखा देगा। अगर आप यहाँ पे प्रिंट लिखते हो कि लेट्स से मैं प्रिंट कर रहा हूँ ABC को, और ऐसे अगर आप इसको रन करते हो तो ये आपको इस तरीके से दिखा देगा। लेकिन अगर आप प्रिंट ना भी लिखो तो ये आपको जस्ट ABC अगर आप लिखोगे तो ये इस तरीके से भी आपको रिजल्ट दिखा देगा। इस तरीके से हेडर बने हुए होंगे और इस तरीके से रिजल्ट आ रहा होगा। तो बेसिकली ये आपने वेरिएबल असाइनमेंट की है और आपने एक डाटा फ्रेम बना दिया। तो नॉर्मली लोग डाटा फ्रेम के लिए DF लिख देते हैं और फिर DF के आगे आप जैसे ही डॉट लगाएंगे तो उसके बाद उसके मेथड्स आ जाते हैं। तो ये सारे इसके मेथड्स हैं। आप जैसे ही आप डॉट लगाएंगे तो उसके बाद आपको उसके बहुत सारे इसके मेथड्स मिल जाएंगे। जैसे अब यहाँ पर आपने इसको रन कराया तो जब अभी इससे नहीं दिखा रहा क्योंकि इट्सेल्फ ये DF कोई चीज़ है ही नहीं जब तक आप इसको रन नहीं करेंगे। आपने इसको रन किया, अब DF एक डाटा फ्रेम बन गया। अब आप यहाँ पे सिर्फ DF लिखोगे और रन करोगे तो ये आपको रिजल्ट दिखा देगा। अब आप DF डॉट लगाओगे तो आपको उस डाटा फ्रेम के अंदर इनसाइड यानी पीरियड या डॉट लगाओ, उसके बाद आप बहुत सारे इसके मेथड्स आपको नजर आ जाएंगे। तो ये मेथड्स हैं। और अगर मैं DF के बाहर कोई फंक्शन लगाता, लेट्स से मैं लेंथ देख रहा हूँ तो लेंथ एक फंक्शन है। अब लेट्स से ये लेंथ फंक्शन पांडा के डाटा फ्रेम को सपोर्ट करता है नहीं करता, लेकिन एक बात है, लेकिन ये एक फंक्शन है। हाँ, अगर आप फंक्शन लिखोगे तो उस तरीके से लिखोगे, ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है, उसके इनसाइड आप कुछ पास कर रहे हो तो अलग बात है।
मेथड जो होता है वो आपका इस तरह से होता है कि आप पीरियड लगाने के बाद, ये पीरियड आपने लगाया डॉट, और अब इसके बाद आ जाएंगे मेथड। तो लेट से आपने लिखा कि भाई शेप, शेप लिखा आपने, रन किया, वो दिखा रहा है कि इसकी रेंज जो है वो उस तरह की है कि इसमें 5 कॉलम और, सॉरी 5 रॉस और 3 कॉलम है। अब पहले हमेशा जब भी शेप आती है तो शेप में पहला जो इंफॉर्मेशन होती है वो नंबर ऑफ रॉस बताता है, और देन आपके पास उसके कॉलम आ रहे होते हैं, तो ये बेसिकली उसके मैट्रिक्स का साइड आपको शेप बता रहा है। तो लेट से आपके पास दो अलग अलग मैट्रिसेस हैं, आपके पास दो अलग अलग डाटा फ्रेम है, और लेट से आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, जो भी करना चाह रहे हो, तो आपको उसकी शेप मालूम करके आप ऐड, लेस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब चीजें कर सकते हो, डिपेंड करता है, जस्ट लाइक जैसे मैट्रिसेस आपने पढ़े थे। तो डॉट शेप है या डॉट हेड, अब लेट से अगर आपको शुरू के 5 रॉस चाहिए, अब जैसे डॉट हेड जो है बेसिकली ये आपके शुरू की 5 बाय डिफॉल्ट आपको ला के दे देता है, वैसे इसके अंदर पड़ा हुआ ही इतना डाटा है। और अगर आप यहाँ पे डॉट टेल लिखते हो तो टेल भी बाय डिफॉल्ट बॉटम से 5 रॉस ला के दे देता है आपको, बेसिकली ये डॉट टेल का मेथड है। और अगर आप यहाँ पर मेंशन करते हो कि मुझे आखिरी 2 ला के दे दो, तो बाय डिफॉल्ट वैसे 5 ला के देता है, आखिरी 2 आपको ये ला के दे देगा। अगर आपने कहा कि नहीं मुझे आखिरी 2 शुरू की 2 चाहिए और हेड चाहिए, तो आप यहाँ पर हेड मेंशन कर दोगे 2, तो वो 2 ले आएगा। अदरवाइज अगर आप कुछ ना भी मेंशन करो, लेट से मैंने हटा दिया, तो वो बाय डिफॉल्ट शुरू के 5 जो रॉस हैं वो ले आएगा। तो हेड और टेल से आप टॉप और बॉटम की रॉस लाते हैं। शेप से आपको शेप पता चल जाती है, लेकिन शेप में एक मसला है, शेप में पैरेंथेसिस नहीं डालने आपको, शेप में पैरेंथेसिस है ही नहीं। तो आप यहाँ पे df डॉट शेप लिखोगे, रन करोगे, तो उसमें आपको रिजल्ट ऐसे दिखाएगा, शेप आपको पैरेंथेसिस डालने की जरूरत नहीं है, अगर आप पैरेंथेसिस डालोगे एरर दे देगा। तो शेप में पैरेंथेसिस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इसके अलावा बाकी आप देख सकते हैं डॉट हेड, डॉट टेल, डॉट काउंट, डॉट डिस्क्राइब, डॉट इन्फो। अच्छा, डॉट डिस्क्राइब बेसिकली क्या करता है? डॉट डिस्क्राइब बेसिकली उसको बता रहा होता है कि डाटा फ्रेम में है क्या। तो बेसिकली आप डॉट डिस्क्राइब के अंदर कोई एक वेरिएबल का नाम देते हैं, लेट से आपने वेरिएबल का नाम दे दिया कोर्स आईडी। कोर्स आईडी एक न्यूमेरिक है और आपने इसको रन किया। अच्छा सॉरी, बेसिकली वो उसके अंदर ऑटोमेटिक, या अगर मैं काम करूं इसको ऐसे मेंशन करूं, नहीं, वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली डाटा फ्रेम के अंदर जो भी न्यूमेरिक कॉलम है उससे वो उसको रीड कर लेगा और एक यूनिवेरिएट प्रैक्टिसेस करके दे देगा। बेसिकली डिस्क्राइब जो है वो आपको यूनिवेरिएट प्रैक्टिसेस करके दे रहा है, और आप सिंपली डिस्क्राइब लिखोगे, वो काउंट, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिवीजन और मुख्तलिफ क्वार्टाइल यानी 25, 50, 75 और आपको बता के दे देगा। तो एक बेसिक लेवल की यूनिवेरिएट प्रैक्टिसेस यानी एक अकेले वेरिएबल को स्टडी करके दे देगा। तो बेसिकली अब आप कहेंगे कि सर इसके अंदर तो बहुत सारे थे, तो बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे पहले डीएफ का रिजल्ट दिखा दूं कि डीएफ का रिजल्ट था क्या। डीएफ के अंदर वो कोई एक न्यूमेरिकल कॉलम उठाएगा और उसके अंदर फिर जो वो करना चाह रहा है कि मैं एग्जैक्टली उस कॉलम का यूनिवेरिएट करना चाह रहा हूँ, तो आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, तो फिर हाँ, आप वहाँ पर आप स्पेशली किसी एक कॉलम को आप बता रहे होते। अब लेट से अगर आपको उसको बताना है, तो लेट से आप यहाँ पे डीएफ और उसके आगे आप यहाँ पर कॉलम का नाम बता दें कि भाई कोर्स आईडी। तो आपने लेट से लिखा कि भाई जो कोर्स आईडी है वो आपने बता दिया, कोर्स आईडी, ये आपका कॉलम का नाम है। अब आप अगर स्पेसिफिकली इस कॉलम का काउंट लेना चाह रहे हैं, काउंट, मीन, मीडियन, मोड, तो आपने सही निकाल लिया, लेकिन उसका प्रिंट आप देख सकते हैं अब जैसा डिफरेंट तरीके से निकल रहा है। अगर मैं यहाँ पर कॉलम का नाम नहीं बताता, अब बेसिकली ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मैं इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग आपने सुनी होगी। तो बेसिकली अगर मैं इंडेक्सिंग करता हूँ, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे डीएफ और ब्रैकेट के अंदर मैं उस कॉलम का नाम मेंशन कर दूं, तो वो कॉलम आ जाता है। उस कॉलम के आगे अगर मैं लिख दूं कि भाई ये फर्दर इसको डिस्क्राइब करो यानी यूनिवेरिएट, तो वो यूनिवेरिएट कर देगा, उस कॉलम में बता देगा क्या क्या चीजें हैं। फिर अगर चल लेट्स से मैंने उसको कोर्स आईडी की जगह कोल्ड बता दिया, यानी कि एक नॉन न्यूमेरिक कॉलम दे दिया, तो वो उसको डिस्क्राइब करेगा उसका काउंट, उसके अंदर यूनिक कितना है और उसकी जो भी फ्रिक्वेंसी वगैरह वॉटेवर जो भी। तो बेसिकली आप एक नॉन न्यूमेरिक का भी कर सकते हैं। लेट्स से अब यहाँ पे इंस्ट्रक्टर आ रहा है, तो इंस्ट्रक्टर का काउंट क्या है, उसका यूनिक क्या है, तो यहाँ पर लेट्स से यूनिक और काउंट में डिफरेंस है, यहाँ पर 3 यूनिक है और 5 आपके काउंट आ रहे हैं। और टॉप में जो आ रहा है लेट्स से अल्फाबेटिकली वो एल एस जाओ आ रहा है,
और फ्रीक्वेंसी जो है उसकी 2 है, यानी कि एलिस लाओ 2 दफा बेसिकली रिपीट हो रहा है। तो आप एक नॉन न्यूमेरिक को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, उस पे भी यूनिवेरिएट कर सकते हैं, और फर्दर एक न्यूमेरिक पे भी आप यूनिवेरिएट कर सकते हैं। तो और अगर आप मेंशन नहीं भी करें तो कोई भी एक रैंडमली कॉलम उठाकर जो न्यूमेरिक होगा उसका वो आपको करके दे देगा। अब लेट से अगर मैं डीएफ में कोई भी कॉलम नहीं बता रहा, तो वो फिर जो उसको न्यूमेरिक कॉलम नजर आएगा उसका उठा के वो आपको कोर्स आईडी और उसके अगेंस्ट में आपको वो करके दे देगा। अब लेट से अगर मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मैंने अपने सेक्शन में गया, लेट से मैंने वो कॉलम लेना चाह रहा हूँ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है। ये लेट से एक बिल्कुल एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे pd.read एक्सेल या रीड सीएसवी के अंदर लेट से मैं गया और असाइनमेंट फोल्डर डेटा प्रेप डेटा, और आ रहा है लेट से अलार्म सर्वे डेटा। लेट से मैंने यहाँ पे लिखा डेटा प्रेप ईडा डेटा अलार्म सर्वे डेटा। ये मैं इसको रीड करा रहा हूँ, लेकिन ये एक्सेल की फाइल है। खैर अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये एरर दे रहा है क्योंकि इसकी शीट बतानी पड़ेगी। तो आपने यहाँ पे शीट नेम जो है वो आपने बता दी कि शीट नेम है क्या। तो मैंने इसको ओपन किया और इसके अंदर शीट नेम आ रही है डेटा के नाम से, और आपने यहाँ पर उसको शीट नेम बता दिया डेटा। तो यहाँ पे मैंने रीड एक्सेल कर दिया, रीड सीएसवी लिया हुआ था क्योंकि बेसिकली वो एक्सेल की फाइल है। रीड एक्सेल ले लिया और यहाँ पे मैंने शीट नेम ले लिया, लेट से डाटा, और लेट से अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये रन हो गया। अब लेट से इसके अंदर आ रहे हैं बहुत सारे न्यूमेरिक कॉलम। अब अगर मैं इसको लेट से एक डाटा फ्रेम बना देता हूँ, डी एफ इक्वल टू डाटा फ्रेम बना दिया, ये डीएफ के अंदर स्टोर हो गया। वो उसका प्रिंट नहीं देगा क्योंकि आपने डीएफ कॉल नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे डीएफ कॉल करूंगा तो वो उसका प्रिंट दिखा देगा। अब उसके अंदर वो आपको कंप्लीट रॉस नहीं दिखा रहा, वो आपको टॉप और बॉटम की 5-5 बाय डिफॉल्ट दिखा रहा होगा, शुरू के 5 और नीचे की 5। बेसिकली इसमें 6433 रॉस हैं तो वो सारी रॉस नहीं दिखा रहा। अब आप चाह रहे हो कि डीएफ को मैं डिस्क्राइब करूं, आपने बेसिकली इसको रन किया। अब वो आपको जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम है सारे न्यूमेरिकल कॉलम उठा के ले आएगा। अब आप कह रहे हैं नहीं भाई ये सब के सब नहीं उठाओ, आप एक काम करो, इसके अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ एज जो है इसके ऊपर करके दे दो। तो आपने रन किया और इसको आपने बता दिया कि भाई एज का जो कॉलम है इसको डिस्क्राइब कर दो। तो अगरचे आपको एज के कॉलम को डिस्क्राइब करना हो और या आपको सारे चाहिए हो, लेकिन सारे न्यूमेरिक, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम को उठाएगा बाय डिफॉल्ट और उसको डिस्क्राइब कर देगा। और उन सब का काउंट मीन डिवीजन मिनिमम, यानी जितनी भी आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स पढ़ी थी वो आपको ये करके दे देगा। तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में यूनिवेरिएट आपको करके दे देता है, हर कॉलम के बारे में आपको बता देगा, लेकिन इन्फ्रेंशियल या कोरिलेशन वगैरह नहीं निकाल के दे रहा, रिलेशनशिप वगैरह के ऊपर काम नहीं करेगा, नॉन लीनियर रिग्रेशन पे काम करेगा। बेसिकली डिस्क्राइब एक बहुत ही बेसिक सा मेथड है। प्लस अगर आपको कभी भी आपको अपने डेटा फ्रेम को जानना हो कि डेटा फ्रेम में है क्या खास बात, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको इन्फो से पता चल जाएगा कि उसकी क्या डेटा टाइप है और उसके अंदर कोई नल है या नहीं है। तो आपको पता चल जाएगा कि डेटा फ्रेम के अंदर कितने कॉलम हैं और किस किस कॉलम का क्या क्या डेटा टाइप इसने रख रखा है। अब डेटा टाइप मैंने आपको पहले भी बताई, लेकिन जो डेटा टाइप मैंने आपको पहले बताई है पांडास की डेटा टाइप दरअसल डिफरेंट है। और उसके अंदर कितनी तरह की डेटा टाइप्स हैं अभी थोड़ी देर में आप उसको स्टडी कर लोगे कि कितनी तरह की डेटा टाइप्स आ रही होती हैं। तो होपफुली आपको आइडिया हो जाएगा कि पांडास की कितनी तरह की डेटा टाइप्स हैं, और आगे जाके इंशाल्लाह हम उसको स्टडी करेंगे। फिलहाल ये है कि आपको
यहाँ पर किसी हद तक आइडिया हो गया होगा कि कितने तरह के यहाँ पे। अब जैसे अगर आप काउंट का अगर मेथड लेते हो तो काउंट में आपको पता चल जाएगा कि किस कॉलम के क्या क्या काउंट आ रहे हैं। तो लेट्स अगर आपने यहाँ पर लिखते हो df.count और आपने इसको रन किया, अब वो आपको हर रो के अंदर उसके अंदर पड़ा हुआ डेटा का काउंट बता रहा है कि कितना नल है, कितना डेटा पड़ा हुआ है, क्या चीज़ है। सो बेसिकली एक बेसिक लेवल के ऊपर अगर डाटा को एक्सप्लोर करना हो, अंडरस्टैंडिंग लेनी हो कि उसके हेड में क्या पड़ा हुआ है, टेल में क्या पड़ा हुआ है, उसकी अगर शेप मालूम करनी है, अगर चाहे आपको काउंट लेना है, अगर चाहे आपको उसको डिस्क्राइब करना है, बेसिक लेवल की आपको समरी स्टैटिक्स निकालनी है, जस्ट लाइक जैसे मैंने एक्सेल में बताया था कि आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स निकालते हैं, सेम इसमें आप df.describe एक छोटा सा मेथड लगाया और छोटे से मेथड के जरिए आप समरी स्टैटिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है, अगर आपको इन्फो निकालनी हो, इंफॉर्मेशन, तो आप किसी भी डाटा फ्रेम की इन्फो मेथड के जरिए आपको उसकी सारी डाटा टाइप्स मालूम हो जाएंगे। आप सिंपली किसी भी, अब जैसे यहाँ पे काउंट निकाला है तो यह हर कॉलम का काउंट बता रहा है। अब अगर जो आपको देखना हो कि आपको उसका काउंट भी और उसके अलावा काउंट के अलावा उसकी डाटा टाइप भी मालूम करनी हो और ये भी मालूम करना हो कि वो नॉन नल है नहीं है या डाटा टाइप क्या है, तो ईच एंड एवरीथिंग, इवन उसकी कितनी मेमोरी ऑक्युपाई हो रही है। अब आपने जब पांडास का डाटा फ्रेम लोड किया तो वो आपके पांडास के कर्नल में कितनी मेमोरी ऑक्युपाई कर रहा है, जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी उतना हैवी डाटा फ्रेम होगा। तो उम्मीद है आपको किसी हद तक एक बेसिक लेवल का डाटा फ्रेम एक्सप्लोर करना भी आ गया। अब इंशाल्लाह आगे जाकर हम क्लीनिंग डेटा पे काम करेंगे और क्लीनिंग डेटा में आपको हर तरह की ट्रांसफॉर्मेशन बताई जाएगी कि आप किस किस तरीके से डेटा कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से मसले आते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह ये जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको काफ़ी हद तक क्लियरिटी मिल जाएगी। इसके अलावा आप जो है जब ईडा के ऊपर आओगे तो फिर और मज़ेदार आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि डेटा को और मज़ीद अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेनी हो तो वो ईडा के अंदर पढ़ा जाता है। तो फिलहाल सेशन एंड करते हैं और सेशन एंड से पहले एक छोटा सा असाइनमेंट कर लें जो इसी टॉपिक से परटेन करता है। और हमने मेरे ख्याल से असाइनमेंट जो है ये रहा। पहले तो आपको बता दूं कि df.head से देखें सामने डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है। आपको कोई स्पेसिफिक 3 रॉस हेड में लेके आनी हो तो आप लेकर आ सकते हैं। शेप मालूम करनी है, डिस्क्राइब करना है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये एक छोटा सा असाइनमेंट है। Hi, here you are the new junior data scientist on the team. Welcome. Our polling partner just finished collecting survey data on the happiness levels of in each country. I have attached the file. Can you load the data into Python and confirm the number of rows? और ये सारी चीज़ें। असाइनमेंट का नाम है हैप्पीनेस सर्वे डाटा। अब आप जरा सा आ जाएं फाइल के ऊपर। फाइल में आपके पास इसको ऊपर आ जाएं, आपके पास आ रहा है हैप्पीनेस सर्वे डाटा के नाम से। ये डाटा फाइल डाटा के अंदर फाइल है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा भाई pd.read एक्सेल में हमने ओपन किया और हमने लिखा भाई क्या लिखना था, उसका पाथ क्या है। हमने लिखा डेटा प्रेपीडा डॉट एड डेटा और स्लैश और हैप्पीनेस सर्वे डेटा। अच्छा वो CSV फाइल है तो यहाँ पे कर लेते हैं रीड CSV और बस, अब कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। और इसको हम एक डाटा फ्रेम बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं df=, वो खत्म। तो ये एक डाटा फ्रेम बन गया। अब डीएफ को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, करोगे भी तो इस तरह का रिजल्ट आएगा। वो आपको दिखा रहा है यहाँ पे टॉप 5 रॉस और टॉप बॉटम की 5 रॉस। तो अभी आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब लेट्स से वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले रीड करा दो, फिर एक डाटा फ्रेम बना दो और फिर इसको एक्सप्लोर करके दिखा दो। तो आपको एक्सप्लोर करना है तो आप सिंपली अगर आप डिस्क्राइब लगा दो वही काफ़ी होता है। डिस्क्राइब से सारे के सारे कॉलम जितने भी न्यूमेरिक होंगे उनका यूनिवेरिएट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप कर दो इन्फो निकाल दो, तो वो आपको बता देगा कि इसके कॉलम्स के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, कितनी रॉस के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, क्या क्या डेटा टाइप है। और अगर आप इसकी शेप देखना चाह रहे हो कि शेप क्या है, बगैर पैरेंथेसिस डाले, पैरेंथेसिस नहीं लगते शेप में, तो वो उसकी शेप बता देगा। उसके बाद df.count के भाई किस कॉलम में क्या क्या कितना पड़ा हुआ है वो ये आ गया। df.head या टेल निकालना है तो आप हेड या टेल के जरिए आप निकाल सकते हैं। df.head है, इसी में अगर आप df.tail डाल दें तो वो टेल दिखा देगा।
और लीडरशिप बॉटम की 5 दिखा रहा है। आपने कहा नहीं भाई, बॉटम की 15 रोल दिखाओ, 5 से मेरा काम नहीं बनेगा। आपने 15 कर दिया, तो अब वो आपको बॉटम की 15 रोल दिखा रहा है। बाय डिफॉल्ट वैसे वो 5 दिखाता है, आप यहाँ पे 5 नहीं भी लिखो तो वो बाय डिफॉल्ट उसको 5 दिखा देगा। तो अगर आपको अपनी स्पेसिफिकली लिखनी है रिक्वायरमेंट, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो अब इसका सोल्यूशन अभी इसमें आगे नहीं आ रहा, लेकिन खैर वो अपलोड हुआ हुआ है और यही इसका सोल्यूशन है जो मैं आपको दिखाया है। इसको अब आप रीड कर लो, 1 मिनट का पॉज दे रहा हूँ, की टेक अवेज पढ़ लें प्लीज। कि अभी जो हमने सेक्शन पढ़ा, ये आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट हाई लेवल समरी पढ़ लो। और हाई लेवल समरी जब आप पढ़ रहे हो, ये एक्सपेक्ट करोगे आपको एटलीस्ट ये चीज़ें पता तो चल गई होंगी। हमने बहुत सारी चीज़ें पता की, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी बताई, लेकिन अब ये की टेकअवेज ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको कम से कम इतना तो पता चल ही गया होगा। इतना पता चल गया काफ़ी है। हाई लेवल समरी में अगर आपको ये चीज़ें पता चल गई, दैट्स एनफ। आपको एक एक चीज़ पता करने की जरूरत नहीं है। Python can read data from your computer and database on the net. Flat files or spreadsheets are typically stored on a local computer. But as a data scientist, you will likely to need to connect and query a SQL database. आपको SQL database से भी कनेक्ट करना पड़ सकता है, and potentially collect data through web scraping और an API। अभी मैंने आपको ये पार्ट नहीं दिखाया, लेकिन फिलहाल आप ये भी कर सकते हो, आप वेब स्क्रैपिंग भी कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू, और API। वेब स्क्रैपिंग के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हो। Data needs to be organized into rows and columns for analysis। आप डेटा को कहते हैं रॉस और कॉलम में ऑर्गेनाइज अपने हिसाब से कर सकते हो। तो आप उसको अगर अच्छे देखना चाह रहे हो कि डेटा कहाँ है, तो नॉर्मली फ्लैट फाइल, स्प्रेडशीट या सीक्वल सर्वर, ये आपके स्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है। और सेमी स्ट्रक्चर्ड जो है वो आपकी फ्लैट फाइल्स होती हैं, लाइक CSV। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, फिर बाद में आप उसको ट्रांसफॉर्म करोगे, देन फाइनली लोड करोगे। और पाइथन टेबल्स आर नोन एज पांडा डाटा फ्रेम। पांडास के जो टेबल्स होते हैं वो डाटा फ्रेम कहलाते हैं। डाटा फ्रेम्स इंक्लूड अ यूनिक रॉ इंडेक्स, जो मैंने आपको बताया कि एक हिडन इंडेक्स होता है। जीरो इंडेक्स एनवायरनमेंट के तहत पहली रॉ जीरो होती है, और हर कॉलम पहला जीरो होता है। ईच कॉलम मस्ट बी द सेम डाटा टाइप। उसकी हर कॉलम की जो डाटा टाइप होती है वो सेम होती है, इंटीजर, टेक्स्ट एक्सेट्रा। देयर आर सर्वल वेज टू क्विकली एक्सप्लोर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच डाटा फ्रेम। किसी भी डाटा फ्रेम को एक्सप्लोर करना हो, तो आप हेड, शेप, डिस्क्राइब, इन्फो, काउंट, इनके जरिए आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उम्मीद है आपको किसी हद तक हाई लेवल समरी क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट सेशन हमारा क्लीनिंग डेटा, और इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। फिलहाल इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।